नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज की वीडियो में इकोनॉमिक कंपाइलेशन पार्ट 4 आपको पढ़ाऊंगी। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। आज का ये पार्ट अंतिम है और इसीलिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पार्ट के तहत स्टार्ट हम करेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से। हम देखेंगे कि आरबीआई के द्वारा कौन से टूल्स हैं जो मनी मार्केट को रेगुलेट करने में यूज़ किए जाते हैं। हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझेंगे। इसके अलावा पॉवर्टी क्या होती है इसको समझेंगे। हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझेंगे। इसके अलावा देखिए जो इन्फ्लेशन होता है और जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है उसको हम समझेंगे। साथ ही डिसइन्फ्लेशन को भी, माफ़ कीजिएगा, देखेंगे। साथ ही स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जो ये है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। शेयर मार्केट से संबंधित या आप कहें स्टॉक मार्केट से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, जैसे बियर एंड बुल क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, या फिर पेड अप कैपिटल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के तहत देखेंगे। इसके अलावा देखिए बैंक रेट क्या होता है, आपका जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट है इसको जानेंगे। इसके अलावा फॉरेन करेंसी को लेकर एक्ट कौन सा है इंडिया में, फिर साथ में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कौन सा एक्ट है इंडिया में ये देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम देखेंगे और बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा बाकी 3 वीडियो में कवर नहीं हुआ था उसको इस इकलौते वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगी जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी मेंस के लिए हम कंसर्न नहीं हैं क्योंकि टाइम बेहद कम है और आपको भी प्रीलिम्स का एग्जाम ही देना है, राइट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपने फोकस को एकदम इकट्ठा कर लीजिए, हेडफोन को लगा लीजिए और एकदम ध्यान से जो है वीडियो को सुनना स्टार्ट कीजिए। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये मैं यहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हम शुरुआत कर रहे हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से। देखिए ये क्या है, एक मॉनेटरी पूल है, यानी कि जो मौद्रिक नीति है उसका एक तरीका है। इसको बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा देखिए यूज़ किया जाता है ताकि जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे को उधार ले सके और वो जो पैसा उधार लेते हैं वो एक रीपर्चेज एग्रीमेंट के तहत लेते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में रेपो बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि रेपो रेट क्या है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब हम समझ गए कि जो मौद्रिक नीति है उसका एक टूल है। इसी के अंदर 2 रेट आपके आते हैं, एक रेपो रेट और एक दूसरा रिवर्स रेपो रेट। तो उसमें से पहले रेपो रेट क्या होता है आइए इसको समझते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए रेपो रेट वो रेट होता है, वो दर होती है जिस पर कमर्शियल बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, यानी कि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई है, उससे पैसा उधार लेते हैं। और ये जो पैसा उधार लिया जाता है ये एक रीपर्चेज एग्रीमेंट के तहत लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए जो एसबीआई है उसको पैसे की कमी पड़ गई, ये आरबीआई के पास जाएगा और उसको कहेगा कि देखिए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इनको आप रख लीजिए, ठीक है, और इसके बदले में हमें क्या है, हमें जो है पैसा दे दीजिए। और साथ में एक एग्रीमेंट करता है, प्रॉमिस करता है कि फलानी डेट को ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मैं आपसे खरीद लूँगा और जितने दर में मैं आपको बेच रहा हूँ इससे दुगनी दर में लूँगा। तो इसका मतलब आपने बेचा तो कम में और ख़रीद रहे हैं आप ज़्यादा में, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। यही जो आप ज़्यादा पे कर रहे हैं ये आरबीआई की इनकम बन जाती है। यही आप कह सकते हैं कि इतनी दर पर, इतने इंटरेस्ट रेट पर, इतने रेपो रेट पर बैंक ने क्या है आरबीआई से पैसा लिया है। इसका मतलब कि जो आरबीआई है वो फ्री में पैसा नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है, एसबीआई की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अपने पास रख ले रहा है और बदले में पैसा दे दे रहा है। लेकिन अब जो एसबीआई है वो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, ज़्यादा रेट पे खरीदेगा और आरबीआई को उसका पैसा वापस करेगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा वापस करेगा। और जो पैसा बीच में मार्जिन है यही एक तो आरबीआई की इनकम है
और यही क्या है, यही देखिए एसबीआई के द्वारा एक दर चुकाई गई है और आप कह सकते हैं, और इसी दर को रेपो रेट बोलते हैं क्योंकि ये क्या आपका रीपर्चेज रेट है, चीज़ों का आपने रीपर्चेज फिर से खरीदा है, राइट। इसको समझिएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि देखिए जो बैंक है, माफ़ कीजिएगा, वो आरबीआई से जब कैश का क्रंच हो जाता है, उसके जब कैश का क्रंच हो जाता है, मेरा पेन एक्चुअली सिलेक्ट नहीं हुआ था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो देखिए वो क्या करते हैं, वो पैसा जो है बैंक से उधार लेते हैं। किस पर लेते हैं, इंटरेस्ट पर लेते हैं। इसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहा जाता है, जो कि आप समझ गए। टेक्निकली रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेसिंग ऑप्शन या फिर रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है जो बैंकों को इस बात की अनुमति देता है कि वो एलिजिबल सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो, वो आरबीआई को दे दे ओवरनाइट लोन लेने के लिए। यहाँ से एक बात और समझिएगा, जो ये रेपो रेट होता है इस पर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बैंक जो है उधार लेते हैं। ये तो हुआ रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए बैंकों के पास जब पैसे की कमी थी तब तो उन्होंने आरबीआई से उधार ले लिया। अब अगर बैंकों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है और मार्केट में वो जितना उधार दे रहे हैं इंडस्ट्रीज वगैरह को, उसके बावजूद भी उनके पास पैसा बच जा रहा है, तो पड़ा हुआ पैसा तो यार किसी काम का नहीं है जब तक उस पर कमाई ना हो रही हो। तो बैंक क्या करते हैं, उस पैसे को आरबीआई के पास रख देते हैं। आरबीआई के पास उसको क्या है, पार्क कर देते हैं, सेव करके रख देते हैं। अब आरबीआई के पास पैसा रख रहे हैं तो फ्री में तो रखेंगे नहीं, तो आरबीआई को एक इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है बैंकों को। लेकिन जनरली ये जो इंटरेस्ट आरबीआई चुकाता है ये कम होता है उस रेट से जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, राइट। तो यानी कि जो रिवर्स रेपो रेट होगा 99% ऑफ द टाइम वो रेपो रेट से कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट रेट चुका रहा है। तो यहाँ पे भी जो रेपो रेट पे और रिवर्स रेपो रेट पे अंतर है, ये भी आरबीआई की एक इनकम के रूप में माना जाता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। ये क्या लिखा है कि एक इंटरेस्ट रेट है, अगेन मैंने आपको बताया एक दर ही है जिसमें आरबीआई जो है बैंकों से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेता है। आरबीआई को देखिए मनी मिलती है बैंकों से जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है, और जो आरबीआई है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट उनको देता है। बैंक भी अगर स्वैच्छिक रूप से कभी उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो सेंट्रल बैंक के पास अपनी मनी पार्क कर देते हैं, ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इंटरेस्ट रेट इस पर कमा सके। आरबीआई जो रिवर्स रेपो रेट है उसको मौद्रिक नीति के एक टूल के रूप में यूज़ करता है, ताकि वो लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को जो इकोनॉमी में है उसको क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। अच्छा, कैसे नियंत्रित करेगा, मान लीजिए आरबीआई चाहता है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को लोन दे, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट कम कर देगा। भाई बहुत सस्ती दर में आप हमसे पैसा ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक जो है अब आरबीआई से कम रेट पर पैसा उधार लेंगे और उसको फिर आगे मार्केट में उधार देंगे और बदले में इंटरेस्ट रेट लेंगे। वो उसमें से थोड़ा इंटरेस्ट आरबीआई को चुका देंगे और बाकी जो बचा वो उनकी कमाई होगी। तो इस तरीके से आरबीआई क्या कर सकता है, मार्केट में लिक्विडिटी, पैसे की आप कह सकते हैं बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो रखी है, जब महंगाई ज़्यादा होती है तो उसको कम करने का एक तरीका ये होता है कि मार्केट के अंदर से पैसे को निकाल लिया जाए, राइट। तो अब बैंक क्या करेगा, रिवर्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रिवर्स रेपो रेट जो है आपका उसको बढ़ा देगा। यानी कि पैसा आप मार्केट में उधार न देकर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पार्क करोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इससे बैंकों को क्या है, उसको तो फ़ायदा मिल रहा है आरबीआई को पैसा देने में, तो वो जो है आरबीआई के पास अपना पैसा सेव करेंगे। इससे मार्केट में उधारी नहीं जाएगी और मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। तो आप समझ गए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है जिसके तहत रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट होते हैं, वो एक मॉनेटरी टूल है जिसके द्वारा आरबीआई मार्केट के अंदर पैसे को कंट्रोल करता है और इसके द्वारा आरबीआई इन्फ्लेशन, महंगाई को भी कंट्रोल करता है, राइट। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। भाई दोनों के अंदर अंतर क्या है, तो देखिए अभी हमने समझ लिया कि भाई एक अंतर क्या है कि रिवर्स रेपो रेट में बैंक डिपॉजिट करते हैं अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास और इंटरेस्ट कमाते हैं। वहीं जो रेपो रेट होता है उसमें क्या होता है, बैंक उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म मनी आरबीआई से, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे लिखा है कि जो रिवर्स रेपो रेट है
वो देखिए फ्लो ऑफ मनी इनटू द सिस्टम उसको कैसे कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया कि अगर आरबीआई एक इंसेंटिव दे दे, बैंकों को एक लालच दे दे कि भाई मेरे पास अगर तुम पैसा ज़्यादा रखोगे सेव तो मैं तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा, तो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि आरबीआई ने सरप्लस मनी को अब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है इसका यूज़ करके आरबीआई ने पैसे को कंट्रोल किया। ठीक, इसको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे बोला गया कि रेपो रेट भैया ज़्यादा क्यों है रिवर्स रेपो रेट से। भाई एक इंटरेस्ट रेट तो आरबीआई को मिल रहा है बैंकों से, एक इंटरेस्ट रेट आरबीआई को देना पड़ रहा है बैंकों को। तो आरबीआई अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगा तो भाई वो तो मारा जाएगा ना, उसको तो कमाई चाहिए। तो वो क्या करता है, महंगा उधार देता है बैंकों को, लेकिन जब बैंक उसके पास पैसा रखते हैं तो वो सस्ता रेट देता है। तो इसीलिए इसमें अंतर होता है, बीच का जो ये मार्जिन होता है यही देखिए आरबीआई की इनकम के रूप में काम करता है। अब बात आती है कि भैया रिवर्स रेपो रेट को डिसाइड कौन करता है। तो चाहे रेपो रेट की बात हो चाहे रिवर्स रेपो रेट की बात हो, एक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति है, जिसको कौन हेड करता है, तो आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं। वो बाई मंथली देखिए एक मीटिंग करते हैं जिसके अंदर वो निर्णय लेते हैं कि कितना हमारे यहाँ ये पॉलिसी रेट रहेंगे। देखिए जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है इनको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, नीति दर भी बोलते हैं। तो ये जो हमारी एमपीसी है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके द्वारा देखिए इनको क्या है, आप कह सकते हैं तय किया जाता है। इसमें सरकार के भी बंदे होते हैं और बैंक के भी बंदे होते हैं, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। अब लिखा है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो देखिए होम लोन को कैसे इम्पैक्ट करता है। जब बैंक आपको पैसा होम लोन के रूप में देने के बजाय फ़ायदा प्राप्त करें आरबीआई के पास पैसा रखने में, तो कहीं ना कहीं आपको होम लोन थोड़े महंगे मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बैंकों को तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है आरबीआई के पास रखने में। तो इसका मतलब ये है कि अगर रिवर्स रेपो रेट कम है तो होम लोन के रेट भी कम होंगे, क्योंकि अब बैंक आरबीआई के पास पैसा ना रखकर आपको देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इसलिए होम लोन रेट्स फॉल हो जाते हैं जब रिवर्स रेपो रेट गिरता है, और इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब पूछा है कि आरबीआई देखिए रिवर्स रेपो रेट का कैसे यूज़ करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। मैंने आपको समझा दिया, मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है तो महंगाई ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों के हाथ में जब ज़्यादा पैसा रहता है तो वो ज़्यादा खरीदारी करते हैं। अगर मान लीजिए अनार सबको खरीदने हैं लेकिन अनार एक ही है, बीमार 100 हैं, तो अनार 1000 रुपये का भी बिकेगा तो भी लोग लेंगे। लेकिन अगर लोगों के हाथ में से पैसा छीन लिया जाए, जब उनके पास 1000 रुपये है ही नहीं, तो आप कैसे खरीद लोगे। तो आरबीआई मार्केट के अंदर पैसे को कम करता है ताकि महंगाई कम हो सके, और उसको कम करने का तरीका क्या है, वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो जो रुपी करेंसी है उसकी स्ट्रेंथ को कैसे इम्पैक्ट करता है। देखिए अगर हाई रिवर्स रेपो रेट है मतलब बाजार के अंदर पैसा कम है, क्योंकि बैंकों ने अपना सरप्लस कैश पार्क कर दिया है आरबीआई के पास, क्योंकि उनको अट्रैक्टिव रिटर्न मिल रहे हैं वहाँ से। इसका मतलब सिस्टम के अंदर पैसा कम है, यानी कि पैसा अगर सिस्टम के अंदर कम है तो पैसा का थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिमांड बढ़ जाएगी, महंगा हो जाएगा पैसा। भाई मिल नहीं रहा है, बाजार में पैसा है ही नहीं, तो क्या है, पैसा महंगा हो गया, तो मतलब पैसे की स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो जो रुपये और करेंसी की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है अगर रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए ये कह रहा है बाकी और क्या डिफरेंस है रेपो रेट और बैंक रेट के अंदर। तो बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, इसको समझने से पहले पता होना चाहिए कि बैंक रेट क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है, क्या कह रहा है, ये एक रेट है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है जब वो कमर्शियल बैंकों को लेंड करता है। देखिए बैंक रेट अब यूज़ नहीं होता, पेनल्टी वगैरह लगाने के लिए इसका बस रेफरेंस लगते हैं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए जब कमर्शियल बैंकों को पैसा लेना रहता है तो बैंक रेट का यूज़ करके सेंट्रल बैंक से उधारी ले सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेपो रेट और बैंक रेट में। तो देखिए बैंक रेट चार्ज किया जाता है जब सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं। ठीक है, वही रेपो रेट तब चार्ज किया जाता है जब कमर्शियल बैंक रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट पे सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बेचते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। जब बैंक रेट से आप पैसा उधारी ले रहे हो, कोलेट्रल उसमें यानी कि कोई आप कह सकते हैं संपार्श्विक नहीं रखा जाता, लेकिन जब आप रेपो रेट के तहत पैसा उधार लेते हैं तो सिक्योरिटीज, बॉन्ड, एग्रीमेंट, ये सब क्या है, कोलेट्रल के रूप में रखा जाता है।
रेपो रेट देखिए बैंक रेट से हमेशा ही कम होता है, ठीक है। अगर बैंक रेट बढ़ जाए तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कस्टमर्स को, क्योंकि बैंक क्या करते हैं, अगर बैंक रेट महंगा हो गया मतलब बैंकों को आरबीआई से पैसा महंगा मिलेगा, तो फिर वो आदमियों को, लोगों को भी जो लोन दे रहे हैं उसको भी महंगा कर देते हैं। भाई हमको महंगा मिल रहा है तो हम आपको भी महंगा करके देंगे, ठीक है। रेपो रेट की वजह से भी देखिए ऐसा होता है, लेकिन ये इतना डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। हालांकि बैंक रेट क्योंकि इतना यूज़ होता नहीं, रेपो रेट ही यूज़ होता है, तो अब तो रेपो रेट ही जैसे बढ़ जाता है तो बैंक जो है कस्टमर से थोड़ा ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देते हैं। एक बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि बैंकों की अगर लॉन्ग टर्म की ज़रूरत होती है तो बैंक रेट यूज़ होता है, जबकि शॉर्ट टर्म की अगर ज़रूरतें हों तो रेपो रेट यूज़ होता है, राइट। ये हो गया। अब देखिए हमने बैंक रेट तो पढ़ लिया था, अब हमें नेक्स्ट एक टॉपिक देखना है जो बैंकिंग के सेक्टर में यूज़ किया जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है? देखिए इमरजेंसी की सिचुएशन में ये यूज़ किया जाता है। देखिए बैंकों के पास जब पैसे की कमी पड़ती है कई बार वो आपस में उधारी ले लेते हैं। एसबीआई ने मान लीजिए पीएनबी से ले लिया, पीएनबी ने मान लीजिए आईसीआईसी से ले लिया। लेकिन जब इंटर बैंक क्रंच हो जाए, जब इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कम्प्लीटली, यानी कि आपस में बैंकों को पैसा देने के लिए ही खत्म हो जाए, तो एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है। और तब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो पैसा लेते हैं तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो बैंक होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज प्लेज करते हैं, और वो देखिए हायर रेट पर करते हैं रेपो रेट के कंपैरिजन में। यानी कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी थी उसके अंदर जो रेपो रेट था उस पे जो दर बैंक दे रहे थे उससे ज़्यादा दर पर बैंक सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं आरबीआई के पास और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रूप में पैसा ले लेते हैं। ये दरअसल 100 बेसिस पॉइंट या फिर 1 परसेंटेज पॉइंट जो है रेपो रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। एमएसएफ के अंदर जो बैंक होते हैं वो अपने टोटल एनडीटीएल का, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का 1% तक बोरो कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, राइट। यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, इनमें डिफरेंस, ये देखिए बैंकिंग सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीआरआर एसएलआर वगैरह आपने पढ़े ही थे, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको प्लीज़ ध्यान से करिएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो होगा पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। आइए इसको भी समझते हैं। गरीबी का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू मीट द मिनिमम कंजप्शन रिक्वायरमेंट फॉर अ लाइफ, हेल्थ एंड एफिशिएंसी। जब आप अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और ढंग से काम करने के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए मिनिमम कंजप्शन रिक्वायरमेंट, यानी कि अपने उपभोग की बहुत मिनिमम ज़रूरतों को भी पूरा ना कर पा रहे हो, आपको बुखार है दवाई लेने डॉक्टर के पास ना जा पा रहे हो, कुपोषण है लेकिन फ्रूट्स ना खरीद पा रहे हो, ठीक है, आपको काम करना है लेकिन बादाम नहीं खा पा रहे हो, जब आपके पास रहने के लिए प्रॉपर घर ना हो, बच्चों को शिक्षा ना दे पा रहे हो, तो जब आप अपनी लाइफ के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी ना कर पा रहे हो तो देखिए पॉवर्टी यानी कि गरीबी की स्थिति है कही जाती है। इसका मतलब क्या है कि पॉवर्टी क्या है? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। लोग जो है बेहद लो क्वालिटी, बहुत लो स्टैंडर्ड की लाइफ जो है जी रहे हैं, वो पॉवर्टी कहलाता है। अब देखिए पॉवर्टी, कोई ये भी कह सकता है कि भाई हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे, सरकारी में पढ़ रहे, हम गरीब हैं। कोई ये भी कह सकता है भाई हम सरकारी में भी नहीं पढ़ पा रहे, हम आपसे भी ज़्यादा गरीब है। तो कैसे पता चले कौन कितना गरीब है? तो गरीबी देखिए दो टाइप की होती है, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब सापेक्षिक गरीबी। मैं मान लीजिए बंगले में रहती हूँ लेकिन आप एक नॉर्मल घर में रहते हैं जो पक्का घर है, टंकी उसमें है, एसी लगा हुआ है, बट मान लीजिए एक नॉर्मल घर है। मैं एक बहुत बड़े बैंगलोर में रहती हूँ, तो आप क्या है, रिलेटिवली पॉवर्टी आपको है। एक तीसरा आदमी जिसका कच्चा घर है, ठीक है, उसके घर एसी नहीं है बट पंखा है, अब वो क्या है, वो गरीब है और आप अमीर हो, क्योंकि आपके घर में एसी है, तो वो जो कच्चा घर है वो अब आपके सापेक्षिक गरीब है। फिर एक दूसरा आदमी है जो सड़क पर सोता है, उसके पास तो पंखा भी नहीं है, सड़क पर सो रहा है, भाई नॉर्मल हवा चल गई ठीक है, वो आदमी अब आपसे भी ज़्यादा गरीब है, जिसका कच्चा घर था उससे भी, तो वो सापेक्षिक गरीब है उस कच्चे घर वाले से भी। यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी कहीं ना कहीं दूसरे की तुलना में गरीबी होती है। हो सकता है आप डेली एप्पल खरीद कर खा पा रहे हो, मैं केवल दाल रोटी ही खा पा रही हूँ, तो रिलेटिवली मैं आपसे गरीब हूँ।
हो सकता है आप जो है एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना, मैं हो सकता है सरकारी स्कूल में मिड डे मील वाली योजना के तहत पढ़ पा रही हूँ, तो पढ़ तो मैं भी रही हूँ, एजुकेशन तो कहीं ना कहीं मिल ही रही है, लेकिन क्योंकि आप एक प्राइवेट फैसिलिटी के साथ बढ़िया पढ़ रहे हो तो मैं आपके सापेक्ष क्या हूँ, गरीब हूँ। तो ये होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है भाई, एक कट ऑफ बता दिया, ये एक पॉवर्टी की लाइन है। अगर इतने पैसे आप डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे नहीं कमा रहे हो, या इतनी कैलोरीज आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो, इससे नीचे अगर आप आते हो तो गरीब हो, इससे ऊपर आप आते हो तो गरीब नहीं हो। तो ये क्या होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। मैथमेटिकल टर्म्स में आप इसको बता सकते हो, ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। आइए देखते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी रिफर्स टू द पॉवर्टी फाउंड इन कंपैरिजन टू डिफरेंट क्लासेस, रिलीजन, अदर कंट्रीज। दूसरे देश के सापेक्ष, धर्मों के सापेक्ष, आई एम सॉरी रीजन्स, क्षेत्रों के सापेक्ष, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के सापेक्ष जब देखा जाए तो गरीबी होती है। इसमें क्या होता है, कंट्री और क्लास ऑफ पीपल विद द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली पुअर कंपेयर टू रिलेटेड टू द पीपल ऑफ कंट्री विद द हायर सब्सिस्टेंस लेवल। जिनके जीवन जीने के लेवल अच्छे हैं उनके कंपैरिजन में जिनके जीवन जीने के लेवल थोड़े लो स्टैंडर्ड के हैं वो क्या, गरीब हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कहता है, रिलेटिव पुअर वो लोग हो सकते हैं जिनकी इनकम पर कैपिटल लेस देन $1 पर डे हो, जो $1 पर डे से भी कम कमा रहे हैं वो देख लिए गरीब होते हैं। वहीं एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हो जाता है भाई, वो लोग जिनका लिविंग स्टैंडर्ड लो है, इतना लो है कि जो मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ है, जो जीवन जरूरतें की बहुत, जो जीवन जीने की बहुत बेसिक ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाते हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन ने क्या फिक्स कर दिया, 2400 कैलोरी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, 2100 कैलोरी अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो, इतना भी आपको नहीं मिलता तो आप गरीब हो, अगर इतना मिल जा रहा है तो आप गरीब नहीं हो। हालांकि आज के टाइम पे ये इतना ही बेसलेस है जितनी कि रेस 3 मूवी, क्योंकि सिर्फ 2400 कैलोरी खा लेने से आप अमीर नहीं हो जाते या गरीब नहीं हो, ऐसा नहीं होता। आपके बच्चों की एजुकेशन, सर्दी के लिए गर्म कपड़े, गर्मी के लिए एक अच्छा माहौल और स्वास्थ्य की बेसिक ज़रूरतें, ये सब अगर आपके पास नहीं है तो भी तो आप गरीब ही हैं। आज के टाइम पे तो सिर्फ 2400 कैलोरी से कुछ नहीं होता है, राइट। खैर, अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की। गरीबी रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो आपके मंथली एक्सपेंडिचर पर कैपिटा बता देती है। भाई अगर आप मंथ में इतना खर्चा कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, अदरवाइज हो। जैसे 1999-2000 में एक पॉवर्टी लाइन बताई गई, अगर 328 रुपये ग्रामीण एरिया में और 459 रुपये आप अर्बन एरिया में पर मंथ खर्च कर दे रहे हो, पर डे इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी काम नहीं चलता। ये कह रहे हैं कि पर मंथ अगर आप खर्च कर दे रहे हो तो आप जो है गरीब नहीं हो, और अगर आप इससे कम कर रहे हो तो आप गरीब हो। हालांकि 2000 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो प्लानिंग कमीशन है उसने अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप बनाए थे। इसमें से एक था जिसकी जो अध्यक्षता की थी वो प्रोफेसर DT लक्कड़वाला ने की थी। 1989 में देखिए इसको स्टैब्लिश किया गया था पॉवर्टी लाइन को बताने के लिए। इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में देखिए सबमिट कर दी थी, राइट। इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन बताई थी वो इनकम और कंजप्शन के बेस पर बताई गई थी। कंजप्शन यानी कि कितनी चीज़ों का आप उपभोग कर पा रहे हो, क्या आपके पास एजुकेशन है, क्या अच्छा खाना है, क्या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या आपको हेल्थ मिल रहा है। तो कंजप्शन आपका कितना है, ये देखिए बहुत बेहतर तरीका होता है किसी की गरीबी, किसी की पॉवर्टी लाइन को मेजर करने का, रेदर देन इनकम। भाई 400 रुपये कोई कमा रहा है लेकिन उन 400 रुपये में हो सकता है उसका खाना ही बस पूरा हो पाता हो, ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि देखिए तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फिगर्स भी पता नहीं होती। अब रेडी वाला कब कितना कमा रहा है हमें नहीं पता चल पाएगा, तो हम नहीं पहचान पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से कि क्या वो गरीब है या नहीं। लेकिन हम उससे कुछ सवाल पूछ कर कि भाई कौन कौन सी चीज़ों का आप उपभोग कर पाते हो, क्या सर्विसेज आप फैसिलिटेट कर पाते हो, हम पता कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स का डाटा रिलेटिवली अवेलेबल रहता है। तो अगर कभी स्टेटमेंट आ जाए कि पॉवर्टी नापने का कौन सा अच्छा तरीका है, आय या फिर उपभोग, तो उपभोग इज अ बेटर वे, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, इंडिया में देखिए जो कंजप्शन लिमिट है इसको ही पॉवर्टी लाइन के लिए आप कह सकते हैं यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकम का लेवल हमें पता नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन की देखिए जनरली अप्रोच यही रही थी कि पॉवर्टी लाइन और जो एस्टिमेशन हो पॉवर्टी का वो इसी कंटेक्स्ट में देखा जाए। बट जो वर्ल्ड बैंक है वो एक्चुअली पॉवर्टी लाइन को बेसिस ऑफ इनकम पे मापता है, इसलिए वो इसको डॉलर पॉवर्टी लाइन भी कहते हैं।
इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम हैं जो काफ़ी पुराने हैं, बट पीसीएस के एग्जाम में कई बार उनकी डेट पूछ ली जाती है, उद्देश्य पूछ लिया जाता है, जो कि गरीबी हटाने को लाए गए थे। इन प्रोग्राम के बारे में आइए समझते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये देखिए 1 अप्रैल 1999 को आया था, जो गांव में गरीब लोग रहते हैं उनके लिए लाया गया था। दरअसल था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1980 में, उसको इसी स्कीम के अंदर देख लिए इंक्लूड कर दिया गया था। ये इकलौता प्रोग्राम था जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि स्वरोजगार का निर्माण हो रूरल एरिया में, इसके लिए लाया गया था। ठीक है, 1999 में सरकार ने 6 मेजर स्कीम, कौन कौन सी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर TRY, SCM, DWCRA, GKY यानी कि गंगा कल्याण योजना, और मिलियन वेल स्कीम और SITRA, ये कुछ स्कीम्स थी। इन सबको मर्ज करके एक ग्राम रोजगार योजना को शुरू कर दिया था। देखिए वो जो 6 स्कीम मर्ज हुई थी उनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुआ था 1999 में, इसको ध्यान रख लीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरिया के लिए काम करता था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये स्टार्ट हुआ देखिए 2001 में। इसकी ऑब्जेक्टिविटी थी कि 5 इंपॉर्टेंट एरिया पे काम करना है, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रोड्स, ताकि इम्प्रूव किया जाए लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ स्कीम्स जो है इंक्लूड की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स। इसके बाद एक आया था आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। देखिए जो पहला साल था 5th 5 ईयर प्लान का, जो 5वां आपका पंचवर्षीय योजना थी 1974-78 वाली, उसके पहले साल में कुछ मिनिमम नीड्स और साथ में जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको सुधारने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसका एम क्या था, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए कम्युनिटीज़ का। ठीक है, इसके बाद एक आया आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम, ये 1995 में शुरू किया गया था उन लोगों के लिए जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते थे। फिर एक सामूहिक जीवन बीमा योजना 1995-96 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसको लाया गया था। फिर 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम आया था, इसको स्टार्ट किया गया था 1975 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और बेसिकली ये लाया गया था कि भाई लोगों को गरीबी के बंधन से दूर करना है। इसको फिर रिवाइज किया गया 1982 में, दोबारा रिवाइज किया गया 1986 में, दोबारा रिवाइज किया गया 2006 में। और जो न्यू इकोनॉमिक 20 पॉइंट जो प्रोग्राम था वो देखिए 1 अप्रैल 2007 से फिर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये तो है पॉवर्टी की बात। अब पॉवर्टी का कहीं ना कहीं, गरीबी का कहीं ना कहीं कारण क्या होता है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो आइए अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो लोग जो अपनी मर्जी से घर बैठे हैं, जिनको काम करने की इच्छा ही नहीं है, ना वो काम ढूंढ रहे हैं, उनको देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, अनएम्प्लॉयड पर्सन के अंदर नहीं गिना जाता। वो व्यक्ति 2 कंडीशन पूरा करता हो। पहला, वो लेबर फोर्स के अंदर आता हो। लेबर फोर्स मतलब उसकी जो उम्र है वो 15 से 64 साल की हो। 64 साल से ऊपर का व्यक्ति बेरोजगार नहीं माना जाता अगर वो कुछ नहीं कर रहा। भाई कब तक काम करवाओगे, है ना। तो 15 से 64 साल की वर्केबल फोर्स के अंदर, लेबर फोर्स के अंदर आता हो, पहली बात। दूसरा, काम करने की इच्छा भी रखता हो और एबिलिटी भी हो। काम करने की क्या हो, एबिलिटी भी हो, इच्छा भी हो, और जितने वेजेस पे काम मिल रहा हो उतने वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हो। ऐसा ना हो मैं तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से भाई मजदूरी करूंगा। जो प्रचलित मजदूरी दर हैं उन पर काम करने के लिए आप रेडी हैं, आपके अंदर काम करने की स्किल्स हैं, आप काम को ढूंढ रहे हैं, आप इच्छुक हैं, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा तो आप बेरोजगार हैं। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। तो यही यहाँ पर बताया गया, लेबर फोर्स में आप आते हो 15 से 64 साल में, आपके पास डिजायर एबिलिटी हो, ठीक है, फिर भी आपको काम ना मिल रहा हो तो आपको अनएम्प्लॉयड कहते हैं। इस सिचुएशन की स्थिति को अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, इंडिया देखिए क्या है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है कहीं ना कहीं, वैसे तो डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन जो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी का प्रकृति है, वो क्या स्ट्रक्चरल है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण भारत में बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी भी क्या है, कम है। इसलिए भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, परमानेंट टाइप की, लॉन्ग टर्म टाइप की है। राइट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए बेरोजगारी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। देखिए ये क्या होता है, विजिबल डायरेक्टली नहीं होता, यानी कि साफ साफ नहीं दिख रहा आप बेरोजगार हो, बट बेसिकली आप कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे हो,
प्रोडक्शन में जो भाई निर्माण हो रहा है उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। मैंने आपको बताया था ना, एक खेत है, एग्जाम्पल दिया था, उसमें 6 लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए 8 क्विंटल टमाटर आपने उगाए, अगर 6 में से 4 लोग भी काम करते तो भी खेत में 8 क्विंटल ही टमाटर जो है उगने थे। तो बाकी के जो 2 बंदे हैं ना, उन्होंने प्रोडक्शन में कुछ हेल्प नहीं की, कुछ टमाटरों की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, राइट। तो वो क्या, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो छुपे हुए बेरोजगार है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो वर्कर्स जिनको वैसा काम मिलता है जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लिटिल बिट, लेकिन उनको उनकी कैपेसिटी के अनुसार पूरा काम मिल ही नहीं रहा। यानी कि आप काम तो बहुत ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा काम ही नहीं मिल रहा है, तो आप क्या है, आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। फिर एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई चीनी की मिल में अगर आप काम करते हैं तो चीनी की मिल 365 दिन तो काम करती नहीं, बीच में रुक भी जाती है। अगर आप वुलन फैक्ट्री में, ऊन वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी पूरे साल तो चलती नहीं, मान लीजिए 6 महीने चलती है, 6 महीने नहीं चलती। तो सीजनली आप क्या है, अनएम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है। मतलब पूरे साल में एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको काम मिलता है, बाकी टाइम पे आप जो है फ्री बैठे रहते हैं। फिर एक होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक लार्ज सेक्शन ऑफ लेबर फोर्स को, यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पर जो समूह है, कार्यशील समूह है, उसको जॉब ही नहीं मिल रही है, वो रेगुलर इनकम कमा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। इसको देखिए मेजर किया जाता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, कितने ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं, इसके ऊपर देखा जाता है। दरअसल लेबर फोर्स एक्सपेंड करती रहती है उतनी ज़्यादा रेट से, जितनी ज़्यादा रेट से आपकी कंट्री एक्सपेंड नहीं कर पा रही। यानी कि देश की जो ग्रोथ है वो जितनी तेज से नहीं बढ़ पा रही, उतनी तेजी से आपकी लेबर फोर्स बढ़ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको जॉब ही नहीं मिलेगी, तो खुली बेरोजगारी की भाई, जब देश में नौकरी है ही नहीं तो कहाँ से मिले, ठीक है। फिर एक होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, जो एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेसिकली बेरोजगार हैं, क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैच ही नहीं कर रही जॉब से। यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम होता है, पढ़ाई लिखाई में जो आपका शिक्षा प्रणाली है उसी में कमी है, क्योंकि जो कंपनीज स्किल सेट चाहती हैं वो स्किल सेट आपके अंदर है ही नहीं। तो आपकी क्वालिफिकेशन जॉब से मैच नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं आप क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है रखते हैं। जैसे आजकल के इंजीनियर्स हैं, हमारे यहाँ जो कुकुर मुत्तों की तरह इतने सारे कॉलेजेस उगाए हैं, जो बस फीस लेना जानते हैं, पढ़ाना नहीं जानते, उनसे जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं उनको जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं। फिर देखिए इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें वो पर्सन आते हैं जो इंडस्ट्रीज में, जैसे मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, इस सब में काम करने को तैयार है, बट इंडस्ट्रीज क्योंकि बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर पा रही, उनका माल ही ज़्यादा नहीं बिक रहा, इकोनॉमी थोड़ी स्लो है, तो इंडस्ट्रीज में उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है, तो उसको इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फिर एक आपका क्या होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। दरअसल यहाँ का मतलब क्या होता है कि जो लैक ऑफ डिमांड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द इकोनॉमी रिक्वायर्स लेस लेबर फोर्स। देखिए हो सकता है इकोनॉमी में मशीनें ज़्यादा काम कर रही हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ज़्यादा हो रहा हो, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो जो लेबर फोर्स की कार्यशील समूह की ज़रूरत है वो ही बहुत कम हो रही है। या फिर हो सकता है कंट्री के अंदर जो एग्रीगेटेड डिमांड है, मांग है जो गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कम हो गई हो। तो क्योंकि मांग ही कम हो गई तो कंपनीज क्या लोगों की छटनी कर दे रही है, भाई अपने घर जाओ, हमको नहीं जरूरत है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ती है। इस साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन या रिसेशन भी एक कंट्री में आ सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। देखिए जब कुछ नीतियों की वजह से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि आप टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर रहे, जब बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए जिनका लॉन्ग टर्म में ही सॉल्यूशन निकल सकता है, यानी कि आपकी एबिलिटीज़ ही सफिशिएंट नहीं है जॉब रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि जो नेचर ऑफ जॉब है वो लगातार बदल रहा है, इकोनॉमी क्या है लगातार बदल रही है, बट आप अपना स्किल सेट नहीं बदल पा रहे हो, तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फिर एक होती है स्ट्रगलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। आप एक कंपनी में काम करते थे, किसी वजह से वो कंपनी आपने छोड़ दी, अब आप दूसरी कंपनी में काम ढूंढ रहे हो, उस काम ढूंढने के बीच में जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो आपको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको स्ट्रगलिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो है बोलते हैं, राइट। इसको ध्यान रखिएगा।
अब कुछ सरकारी स्कीम्स देख लेते हैं पुराने वाली, जो सरकार ने बेरोजगारी को हटाने के लिए लाई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में जो राजीव गांधी थे उनके द्वारा देखिए इसको लॉन्च किया गया था। ये एक रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था और बेसिकली जो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था उसको इसमें मर्ज कर दिया गया था। फिर था एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, इसको 1993 में लेकर आए गए थे। इसमें कुछ 1778 बैकवर्ड ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया था और ये ब्लॉक वो थे जहाँ पे सूखा पड़ा रहता था, ठीक है, ट्राइबल एरिया वगैरह थे। फिर इसके बाद एक था आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको देखिए 2001 में लाया गया था और जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी, जो एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम थी, उसको इसके अंदर मिला दिया गया था। फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये 1997 में लाया गया था। इसके अंदर दो स्कीम्स मर्ज हो गई थी, पहली नेहरू रोजगार योजना, दूसरी प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक आई थी आपकी जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना 2002-3 में ये आई थी, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। महिला स्वयं सिद्ध योजना, इसको देखिए 2000 में शुरू किया गया था और इससे पहले देखिए इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना जो है लाई गई थी, वो इसके अंदर मर्ज कर दी गई थी। इसका नाम से आप समझ सकते हो उद्देश्य क्या था, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, राइट। फिर नेशनल रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नरेगा, ठीक है, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं, ये कब आई, 2006 में आई और इसका मतलब क्या था भाई, हर फैमिली को के अंदर हर पर्सन जो भी काम करने का इच्छुक है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको 2008 में देखिए शुरू किया गया। कुछ प्रोग्राम जैसे कि मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए इसमें मर्ज कर दिया गया था, राइट। बस आपको थोड़ा ईयर का आइडिया हो, बहुत ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा एक सेगमेंट खत्म होता है, अब नया सेगमेंट शुरू होता है, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट इसको लेकर आई है कब से कब तक के लिए, तो 2021 से 26 के लिए। अब देखिए फॉरेन ट्रेड का मतलब ही क्या है, विदेशी व्यापार में विकास करने के लिए, हमारा जो एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज सर्विसेज जो एक्सपोर्ट है उनमें ग्रोथ के लिए और साथ में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए और भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है इसको लेकर आई है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव जो है चलाया जाएगा, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि बेसिकली इसमें जो है जो डोमेस्टिक और ओवरसीज कंस्ट्रेंट है, यानी कि जो घरेलू स्तर पर या फिर बाहरी क्षेत्र पर जो भी परेशानियां झेली जा रही हैं उनको सॉल्व करेंगे। कुछ रेगुलेटरी और ऑप्शनल फ्रेमवर्क लेकर आएंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करेंगे, एज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, लो कॉस्ट ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट लेकर आएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव एंड एडिक्वेट लॉजिस्टिक एंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स लेकर आएंगे। इन सब की मदद से क्या है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, फॉरेन ट्रेड को अच्छा करेंगे, राइट, इसको समझिए। अब जब फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है तो एक और चीज़ समझ लेते हैं, फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये क्या होता है। तो देखिए विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल डॉलर ही नहीं होते, है ना। कभी बार क्वेश्चन आता है भाई विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होता है, डॉलर्स होते हैं सिर्फ, गलत हो जाएगा। हाँ, ज़्यादातर डॉलर होते हैं बट बाकी चीज़ें भी होती हैं, क्या क्या, FCA यानी कि जो फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं, गोल्ड यानी कि सोना, SDR रिजर्व बैंक पोजीशन इन IMF। FCA फॉरेन करेंसी एसेट क्या है, दूसरे देशों की जो मुद्रा है उसको अगर हमने सेव करके रखा है, फॉर एग्जांपल हमने डॉलर्स रख रखे हैं, यूरो रख रखे हैं, वो प्लस गोल्ड सोने के बिस्किट रख रखे हैं, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि IMF की तरफ से मिलते हैं और ट्रेंच कोटा जो IMF की तरफ से मिलता है, इन सबको मिलाकर किसी देश का एक फॉरेक्स रिजर्व जो है बनता है। तो इट्स नॉट अबाउट द डॉलर्स ओनली, देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर इट, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। इतना हो गया। अब एक नेक्स्ट चीज़ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम जो आपका कह सकते हैं समर्थन मूल्य होता है, ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं। ये एक अलग सेगमेंट हो गया। तो देखिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, इसको 2009 में पहली बार फिक्स किया गया था और एक रिकमेंडेशन आई थी एक कमीशन की, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, ठीक है, जिसको CACP भी बोलते हैं। तो इसकी रिकमेंडेशंस पर इसको लाया गया था। MSP लाया जाता है अगर क्रॉप्स फसलों की बात करें तो टोटल 22, अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो टोटल 23 हो जाता है।
जो कमीशन था एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के लिए, उसको देखिए 1965 में बेसिकली बनाया गया था। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखिए गेहूं के लिए पहली बार दिया गया था 1966-67 में। फिर एक स्वामीनाथन कमेटी देखिए बनाई गई थी 2004 में। और स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी, भाई जितना भी खर्चा किसानों का आ रहा है उतना प्लस उसका आधा और जोड़ लो, यानी कि 1.5 गुना जो है आपको एमएसपी के रूप में देना चाहिए। उन्होंने एक फॉर्मूला जो है इस बात का दिया था। इसके अलावा जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस होता है वही रिकमेंड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 22 क्रॉप्स के लिए, और एक जो है आपका फेयर रेम्युनेटिव प्राइस एफआरपी जो गन्ने के लिए, शुगर केन के लिए यूज किया जाता है उसको कौन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। जो फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस होता है एफआरपी, ठीक है, उसको देखिए स्टेट एडवाइजरी प्राइस, इसके द्वारा भी रिलेटेड थोड़ा किया जाता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और बेसिकली इसको किस एक्ट के तहत जो है डिटरमाइन करते हैं, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, ये असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत निकाला गया था, इसके जरिए इसको करते हैं। नोट सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एमएसपी क्या है इसके बारे में बस पता हो। अब एक स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएम आशा, और वैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। हालांकि मैंने इससे पहली वीडियो में भी आपको उसके बारे में समझाया था। 2018 में देखिए इसको शुरू किया गया था। क्यों, जो किसान हैं उनको उनकी फसलों का बेहतर लाभ दिया जा सके, इसके लिए 3 सब स्कीम है, तीनों में आपको पढ़ा चुकी हूँ, नाम बता देती हूँ। प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम पीडीपीएस, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस स्कीम पीपीएसएस। पायलट बेसिस पर अभी हम इसको चला रहे हैं, राइट, ये हो गया। इसके बाद एक टर्म आती है डिफरेंस बिटवीन जीवी एंड जीडीपी। देखिए जीवी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जीडीपी अगर हम निकालें तो क्या फॉर्मूला है, प्राइवेट कंजप्शंस को जोड़ लेते हैं प्लस जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुई है उसको जोड़ लेते हैं, गवर्नमेंट ने जो खर्चा पानी किया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसको जोड़ लेते हैं, गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको जोड़ लेते हैं, और साथ में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का घटा बढ़ा के निकलता है उसको जोड़ लेते हैं। जो भी आता है वो हमारा क्या होता है, जीडीपी होता है। अब अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है तो जीडीपी में सब्सिडी तो जोड़ लो जो भी सरकार ने सारे प्रोडक्ट्स पे दी है, और जो टैक्सेस हैं उनको घटा दो, तो जो निकलता है वो आपका क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलता है। यानी कि बेसिकली कच्चे माल में या फिर किसी भी प्रोडक्ट में आपकी इकोनॉमी में कितनी मूल्य वृद्धि हुई है, ये देखिए जीवीए के द्वारा निकलता है। तो जीवीए की जब बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर नेशनल अकाउंट्स था, इसको देखिए इंडिया ने 2015 में अडॉप्ट कर लिया था। इसका मतलब क्या था, इंडिया पहले जीवीए को मेजर करता था फैक्टर कॉस्ट में, मतलब टैक्सेस और सब्सिडी को ध्यान नहीं रखता था। लेकिन फिर इंडिया ने क्या है, जीवीए को बेसिक प्राइस पे देखिए कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, जिसमें सब्सिडीज को जोड़ा जाता है और टैक्सेस को हटा दिया जाता है। और साथ ही 20 ईयर में इंडिया 2004-5 से 2011-12 पर ले आया। तो ये जो SNA है यानी कि आपका सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने अडॉप्ट अब कर लिया है, ठीक है। जो NSA हुआ, NSO है यानी कि आपका जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो CSO वगैरह को लेकर बनाया गया है, ये देखिए क्वार्टरली और एनुअली एस्टिमेट करता है जीवीए के बारे में। और जीवीए देखिए सेक्टरल क्लासिफिकेशन बताता है, यानी कि कुछ 8 सेक्टर हैं, देखिए लिखा है 8 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमें जीवीए बताया जाता है। कौन सा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विस, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो थोड़ा सा आइडिया हो कि 8 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो इन सेक्टर्स के ऊपर जीवीए निकाला जाता है। अब देखिए जीवीए के बारे में समझिए, तो जीवीए क्या है, जो अर्थव्यवस्था के अंदर गतिविधियां हो रही हैं प्रोड्यूसर की साइड से या फिर सप्लायर की साइड से, यानी कि जो चीज़ों को बना रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उनके साइड से देखिए इकोनॉमी की पिक्चर को बताता है। जबकि जो जीडीपी है वो कंज्यूमर की साइड से, आप और हम लोग, डिमांड पर्सपेक्टिव, हम लोग जो सामान खरीद रहे हैं उसकी साइड से बताता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जीवीए मतलब प्रोड्यूसर की साइड, जीडीपी मतलब कंज्यूमर की साइड। इसके बाद देखिए जो जीवीए है वो इकोनॉमी के बारे में बेटर गर्ल्स देता है, यानी कि अगर जीडीपी है
वो देखिए इकोनॉमिक का जो अच्छा सिनेरियो उसके बारे में एक अच्छा वो आप कह सकते हैं आपको तरीका मतलब नहीं बता पाता, मतलब अच्छा आप वो नहीं कर पाते हो, दैट पर्टिकुलर वर्ड मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो जीवीए है वो दर्शाना, ठीक है, जीडीपी आपकी इकोनॉमी की व्यवस्था को अच्छे तरीके से नहीं दर्शा पाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन भले ही कम हो रही हो लेकिन क्योंकि टैक्सेस ज्यादा लग रहे हो तो आपको लगता है कि जीडीपी भैया बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि जीडीपी में तो टैक्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन जीवी में हम टैक्स हटा देते हैं तो वो एक्चुअली में सिर्फ वही बताता है जितनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखिए सेक्टर वाइज क्योंकि हम जीवी निकाल सकते हैं तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको ये पता करने में सुविधा होती है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर को ज़्यादा इंसेंटिव स्टिमुलस की जो है ज़रूरत है। जबकि जो जीडीपी होती है वो बेसिकली क्रॉस कंट्री एनालिसिस, अमेरिका की कितनी है, इंडिया की कितनी है, पाकिस्तान की कितनी, इस एनालिसिस में ज़्यादा काम आती है, राइट। तो जीवीए से ये डिसाइड होता है कि किस सेक्टर को कितना इंसेंटिव चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये समझिएगा कि जो एक्यूरेसी होती है जीवे की वो हैवली डिपेंड करती है सोर्सिंग ऑफ डाटा एंड द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस डाटा सोर्सेज। भाई हर सेक्टर का अगर आपको अच्छा डाटा मिले प्रोडक्शन वगैरह का तो ही जीवे की एक्यूरेसी को आप देखिए बता सकते हैं। अगर फ्लॉड मेथोड जो आपकी मेथोडोलॉजीज हैं या फिर अगर आपका जो डाटा वो इनअप्रोप्रिएट है तो कई बार आपको गलत पिक्चर भी पता चल जाती है, राइट। तो ये तो है जीवे जीडीपी के बारे में। अब एक न्यूज़पेपर में आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, एनडीसी। देखिए भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत सक्रिय होकर काम कर रहा है और भारत ने अपनी तरफ से कुछ प्रतिबद्धताएं भी जाहिर की है कि भाई हम अपनी तरफ से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इतना तो करेंगे। और इस चीज को नेशनली राष्ट्रीय रूप से डिटरमाइंड निर्धारित कंट्रीब्यूशन क्या कह सकते हैं, अपनी भागीदारी कहते हैं। तो क्या जो है इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, एक तो उन्होंने कहा है एमिशन की इंटेंसिटी, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उत्सर्जन की बात नहीं की गई है, उत्सर्जन की जो तीव्रता है इसकी बात की गई है। भाई हम इसको जीडीपी के 30-35% तक नीचे ले आएंगे, यानी कि 2005 में जितना था हम जो है 2030 तक इस चीज को उसके 30 से 33% तक नीचे ले आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो 40% हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पावर है, कम्युलेटिव रूप से जितना भी हम बिजली की खपत कर रहे हैं उसमें से जो 40% है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हम बनाएंगे 2030 तक। इसके अलावा जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट ट्री कवर है ताकि करीब 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सके, इतना उसको हम बढ़ाएंगे। ये कुछ हमारे क्या है एनडीसी है, राइट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम सरकार लेकर आई है, वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक पाइपलाइन। बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार जो है इसके अंदर लेकर आएगी जिनको बहुत सारी मंजूरियां पहले से ही दी जाएंगी, पैसा इसके ऊपर लगाया जाएगा और बहुत ही एक्टिव तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की कोशिश की जाएगी ताकि देश में अवसंरचना के स्तर पर प्रगति हो और जिससे ओवरऑल ग्रोथ जो है इंडिया की बढ़े। ड्यूरेशन इसकी 2020 से 25 होने वाली है। देखिए टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसको अतानु चक्रबोर्ती हेड कर रहे थे, जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं इन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट जारी की एनआईपी पर 2020-25 के लिए और फिर इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट्स को देखिए निर्मला सीतारमन के द्वारा 2020 में जो है जारी किया गया था। नोट सो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि ऑल प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड हो, ब्राउन फील्ड हो, अंडर कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो, अंडर इम्प्लीमेंटेशन हो, अंडर डेवलपमेंट हो, भाई किसी भी फेज में हो, सारे के सारे प्रोजेक्ट जिनकी कॉस्ट कितनी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो वो इस एनआईपी के तहत देखिए लिए जाएंगे। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए सिटीजन्स को दिया जाएगा ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो, इम्प्रूव हो। भाई मेट्रो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगी, आपका आना जाना आसान हो जाएगा, ठीक है। हवाई अड्डे बन जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए आना जाना आसान हो जाएगा। मॉल्स वगैरह बनेंगे, पार्क्स वगैरह बनेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी, हाईवेज बनेंगे, ठीक है, वाटर प्लांट्स लगेंगे, बायो प्लांट्स लगेंगे। तो सारी चीज़ें क्या है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, राइट। तो ये है टोटल कितने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो 7,660 प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है लगभग वो 1900 बिलियन है, ठीक है। तो इसको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस पता हो कि कितनी से कितनी ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, टास्क फोर्स जिसने हेड की थी उसका पता हो, ठीक है। जो फिस्कल है 20 और 25 वाला, इसके अंदर जैसे एनर्जी, रोड्स, अर्बन, रेलवे,
ठीक है। ये सारा का सारा मिला के 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में बनता है, यानी कि जितने भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर 24% एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड के 19% है, अर्बन के 16, रेलवे के 13% है, बस थोड़ा सा ये पता हो। ठीक है। और ये जो एनआईपी के बारे में पहली बार बताया गया था तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 में जो अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी थी उसके बारे में बताया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब वापस से बैंकिंग सेक्टर पे आते हैं, लिक्विडिटी की बात करते हैं। देखिए M1, M2, M3, M4 इनके बारे में आपने सुना होगा। तो बढ़ते हुए क्रम में देखिए दिखाया गया है, इनमें सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, तो M1 है, उससे कम है M2, उससे कम है M3 और सबसे कम लिक्विड है M4। और सबसे ही ज्यादा लिक्विड तो देखिए कैश है, जेब में रुपया सबसे बड़ा भैया, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए M0, इसके अंदर क्या होता है, एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन, भाई हम आपके पास जितना भी पैसा है वो सारा का सारा, फिर जो बैंकर्स के डिपॉजिट से आरबीआई के पास, जो अलग अलग बैंकों ने आरबीआई के पास पैसा जमा किया हुआ है, जो अदर डिपॉजिट्स है, भाई आरबीआई के पास और भी जो डिपॉजिट्स हो रखे हैं वो सारा का सारा M0 होता है। इसको हॉट मनी भी कहते हैं, बहुत लिक्विड ये होता है। M1 को देखिए नैरो मनी कहते हैं। इसमें क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं मतलब करंट अकाउंट की, सेविंग अकाउंट की, और जो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है। फिर M2 इसको देखिए नैरो मनी भी बोलते हैं। इसमें एक तो M1 आ जाएगा सारा का सारा, पहले हमने डिमांड डिपॉजिट की बात की थी, इस बार सेविंग डिपॉजिट्स आ जाएंगे जो कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में है, राइट। फिर आपका M3 आ जाएगा, इसमें M1 होगा प्लस इस बार टाइम डिपॉजिट्स आ जाएंगे जो हमने बैंकिंग सिस्टम के साथ रखे हुए हैं। फिर M4 आ जाएगा, इसमें M3 होता है और सारे डिपॉजिट्स जो हमने पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक्स में रखे हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, कंप्लीटली रटने वाली चीज़ है तो इसको रट ही सकते हैं। फिर एक आता है देखिए मनी मल्टीप्लायर, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आ चुका है। तो देखिए जो ब्रॉड मनी यानी कि M3 को डिवाइड कर देते हैं रिजर्व मनी M0 से, तो वो आपका मनी मल्टीप्लायर निकलता है। तो इसका मतलब ब्रॉड मनी M3 क्या हो जाएगा, रिजर्व मनी मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। इसका मतलब रिजर्व मनी जितनी बढ़ेगी ब्रॉड मनी भी उतनी ही बढ़ेगी, डायरेक्ट कोरिलेशन है, याद कर लीजिएगा। मनी मल्टीप्लायर का मतलब बस इतना ही होता है कि अगर एक चीज़ में बढ़त होगी तो उसका बाकी चीज़ों पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, बाकी चीज़ें कितनी बढ़ेंगी, याद कर लीजिएगा। फिर एक टर्म आती है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में, गिग इकोनॉमी। देखिए फ्रीलांसिंग का नाम आपने सुना है। दरअसल जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंद कर किसी कंपनी के साथ आप काम नहीं कर रहे हो, उनके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, आप उनसे परमानेंट सैलरी नहीं लेते हो, ठीक है, लेकिन क्या आप शॉर्ट टर्म पे काम करते हो, भाई मेरे को 2 प्रोजेक्ट दे दो, मैं आपको 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूंगा, मुझे 2 प्रोजेक्ट के पैसे आप दे दीजिएगा। ना तो कंपनी की तरफ से बंधन है हर महीने आपको सैलरी देंगे, हर महीने काम ही देंगे, ना आपकी तरफ से बंधन है कि आप हर बार उनको काम करके दोगे, जब आपकी मर्जी है काम कीजिए पैसा लीजिए। तो ये जितनी भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ये जिस अर्थव्यवस्था में हो रही है उसे गिग इकोनॉमी कह देते हैं। और जितने भी तरह के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको टेम्पररी वर्कर्स या फिर आप कह सकते हैं ऑन कॉल वर्कर्स जो बोलते हैं, ये सारे के सारे गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ये फॉर्मल एग्रीमेंट में नहीं रहते कंपनीज के साथ, ठीक है, इनफॉर्मली तरीके से जुड़े रहते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेवल मीट्स एवरेज पर कैपिटा डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 कैलोरी रूरल एरियाज, 2100 कैलोरी अर्बन एरियाज, अ मिनिमम ऑफ नॉन फूड एक्सपेंडिचर कॉल पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखिए मैंने इतना फटफट क्यों पढ़ दिया, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ये क्या बता रहा है कि अगर 2400 कैलोरी आप ग्रामीण एरिया में हो इतना उपभोग कर रहे हो, और 2100 कैलोरी अगर आप शहरी क्षेत्र से हो इतना आप उपभोग कर रहे हो, तो ये एक गरीबी रेखा की लाइन है। इतना अगर आप कर पा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, इतना नहीं कर पा रहे हो तो आप गरीब हो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, यानी कि जो गरीब लोग हैं भारत के अंदर, और साथ में जो पूरी आबादी है उसके अंदर जो प्रोपोर्शन था पुअर्स का, वो क्या है, डिक्लाइन हो रहा है। 1990 के बाद से अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात की जाए तो गरीब क्या है देश में कम हुए हैं, ठीक है, मतलब सरकार काम तो कर रही है। इसके बाद देखिए कि गवर्नमेंट जो पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो 3 मोटी मोटी अप्रोचेस यूज कर रही है गरीबी को हटाने में। पहला तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, दूसरा क्या है, स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चला रही है, और फिर मिनिमम नीड ऑफ पुअर की जो है उनको मीट किया जा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमीज, ये कौन सी होती है, तो वो इकोनॉमीज जो सर्विसेज और
गुड्स जो उनकी ज़रूरत के लिए उनको खुद ही प्रोड्यूस कर पा रही है। यानी कि उनको अगर गेहूं अपने खाने हैं, अगर उनको तेल जो भोजन के लिए चाहिए, कोयला अगर उनको चाहिए, स्टील उनको चाहिए, कपड़े उनको चाहिए, तो एक अर्थव्यवस्था को जो कुछ भी चाहिए अपनी ज़रूरत का सामान वो जनरली वो खुद ही बना ले रहे हैं। इसको सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी जो है बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट होती हैं वो कुछ मैटर में, कुछ एरिया में डिपेंड भी हो सकती हैं दूसरी कंट्री पर। ठीक है, और जो ज़्यादातर आपस में मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होती है उनको इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी के पास एक कंट्री के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है बट टेक्नोलॉजी नहीं है, भाई उन रिसोर्सेज से कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर सके, लेकिन दूसरी कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं है बट टेक्नोलॉजीज काफ़ी हैं, तो अगर वो आपस में मिल जाए, इंटरडिपेंडेंट हो जाए, तो कुछ अच्छा काम वो कर सकती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये तो होती है इंटरडिपेंडेंसी। फिर एक कंपनी, सो आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग कंपनी अगेन। एक कंट्री जो अपनी पूर्ति तो खुद से कर ले रही है लेकिन एक दूसरी कंट्री उसके ऊपर निर्भर है अपनी ज़रूरतों के लिए, तो जो इकोनॉमी है, जो वो कंट्री है, उसको डिपेंडेंट इकोनॉमी बोलते हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, टोबिन टैक्स बहुत ज़रूरी है। देखिए, टोबिन टैक्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पर, यानी कि जो विदेशी मुद्राओं का आप लेन देन करते हैं उस पर जो टैक्स प्रपोज किया गया कि लगाना चाहिए, उसको टोबिन टैक्स बोलते हैं। एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि टोबिन टैक्स कहाँ यूज़ होता है। फिर देखिए, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1995 वाला, ये न्यूज़ में था, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये दरअसल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो इंडिया के कृषि जो उत्पाद है उनको क्या है, नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके बाद जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो केवल अपने मेंबर्स को ही लोन देता है। ये कुछ फैक्ट है, वन लाइनर है, और वन लाइनर के रूप में पूछ लिए भी जाते हैं, ये स्टेटमेंट के रूप में आ जाते हैं, तो ये आपको एज इट इज याद करने हैं। फिर देखिए, अगर इंक्रीज हो रहा है वैल्यू ऑफ वन करेंसी और दूसरी करेंसी जो है कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं कि दूसरी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं वो करेंसी क्या डेप्रिशिएट हो रही है। एग्जैक्ट वर्ड होगा डेप्रिशिएट, यानी कि दो करेंसी तुलना में एक बढ़ रही हो, दूसरी घट रही हो। अच्छा, इन्फ्लेशन बेनिफिट करती है बोरोवर्स को, इस बात को याद कर लीजिएगा। हालांकि मैं समझा सकती हूँ बट टाइम थोड़ा कम है, कि जो महंगाई होती है वो उधार लेने वालों को आप कह सकते हैं फ़ायदा देती है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर, बेसिकली स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं, ये देखिए कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉयज़ को जो उसके यहाँ काम करते हैं उसको बोला जाता है। इंडिया की बात करें तो डाउनवर्ड टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम यहाँ पे मिलता है। फिफ्थ प्लान को देखिए रोलिंग प्लान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी था, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी था, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी था, ये सब देखिए जो 11वां पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर चला गया था उसके अंदर आता था। फिर इसको ध्यान रखिएगा, अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो है तो इसका मतलब जो हम उधार ले रहे हैं पैसा वो बराबर है इंटरेस्ट पेमेंट लेने के। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, अभी बस इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में रिपोर्ट में जो है आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में। ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, इन पे आपको दो है ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। फिर देखिए, जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि जो मीगा होती है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रिलेटेड है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, इसके बाद एफडीआई के कुछ एग्जाम्पल, या तो आप दूसरे देश में क्या है जो पहले से कोई कंपनी खुली हुई थी, कोई मिल थी, उसको एक्विजिशन कर लो, आप जो है उसको अपने अंडर में ले लो, या फिर आप एक अपने आप कंप्लीटली होली ओन बिजनेस फर्म जो है दूसरे देश में शुरू कर दो, या फिर दूसरे देश में आप कोई प्लांट वगैरह का कंस्ट्रक्शन कर दो। ये सारे तरीके क्या है, एफडीआई के तरीके हैं। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। अगर देखिए बात की जाए कि हमारे यहाँ गरीबी नापने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, तो हेड काउंट रेशियो यूज़ होता है, कैलोरी इनटेक यूज़ होता है, और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर यूज़ होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी वो तो 1997 से ही इंट्रोड्यूस हो गई थी, और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट दी थी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने इसको रिप्लेस कर दिया विद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि 2010 से उन्होंने किया है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है एक नीति आयोग का,
जो मॉनिटर करता है प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। ये क्या है, नीति आयोग का एक अटैच ऑफिस है जो उसकी दीर्घकालिक नीतियों के बारे में ध्यान रखता है। क्या है, द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ठीक है, उसके बाद एक आइडिया है कल्चरल पॉवर्टी के, ऑस्कर लुइस ने दिया था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए मार्जिनल मैन, ये कॉन्सेप्ट जो दी थी रॉबर्ट ई पार्क ने दी थी। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किसी बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव के रूप में माना जाता है, यानी कि एक सामाजिक उद्देश्य के रूप में माना जाता है अगर कोई बिजनेस जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। आरबीआई देखिए इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी में होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ करता है, उनको बोलते हैं इंक्रीज बैंक रेट कर देता है, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशो कर देता है, इंक्रीज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कर देता है, इंक्रीज कर देता है रेपो रेट, राइट। इसके बाद जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो सब पर इनका भार समान रूप से पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो 15th फाइनेंस कमीशन था वो देखिए 2017 में अपॉइंट किया गया था, एन.के. सिंह जो थे इसके चेयरमैन थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसकी जो रिकमेंडेशन है उनका जो टाइम पीरियड है वो 20 से 25 रहेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो संसाधन होते हैं वो प्राइवेटली जो है ओन किए जाते हैं, यानी कि संसाधनों पर प्राइवेट आप कह सकते हैं स्वामित्व रहता है, और जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो देखिए प्रॉफिट मेकिंग रहता है, यानी कि सरकारी और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर काम कर रही होती हैं बट मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग का ही रहता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिए जो पीवी नरसिम्हा राव थे वो प्राइम मिनिस्टर थे जब 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। ठीक है, फिर कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जितने भी मैंने नाम लिए ये स्ट्रेटेजिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेक्टर माने जाते हैं। इसके बाद देखिए जो स्पेनिश फ्लू था 1918 में बेसिकली आया था, ये बेसिकली H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से आया था। ठीक है, तो देखिए दो पेंडेमिक ऐसे हैं जो H1N1 इन्फ्लुएंजा की वजह से हुए, एक तो आपका स्पेनिश फ्लू है, दूसरा जो है स्वाइन फ्लू पेंडेमिक जो 2009 में आया था। इंडिया की बात करें तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इंडिया में यूज़ होती है। ठीक है, बहुत पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ में, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो मार्केट फोर्स होती है डिमांड और सप्लाई की, वो डिटरमाइन करती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अगर अर्थव्यवस्था है तो जैसी मांग और जैसी सप्लाई होगी ये बेसिकली निर्भर करता है कि मांग कैसी है। ठीक है, मतलब आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद देखिए जो न्यू वर्जन ऑफ सोशलिज्म था वो सपोर्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर देखिए जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी टेक्निक होती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं, क्योंकि जो बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ऑटोमेशन पे मशीनरी पर ज़्यादा निर्भर करती हैं। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देखिए दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर ब्रिटिश रूल जब तक भारत में नहीं आया था तो इंडिया देखिए अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता था। इसके बाद अगर बात करें भारत में पहली बार नेशनल इनकम के एस्टिमेशन का जो प्रयास किया था वो 1868 में दादा भाई नेहरू जी ने किया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1931-32 में V.K.R.V. राव ने भी देखिए प्रयास किया था। और अगर बात करें इंडिपेंडेंस के बाद की तो एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी जिसकी चेयरमैनशिप थी पीसी महानबॉलिस के द्वारा 1949 में। इनको काम दिया गया था भैया भारत की नेशनल इनकम को आप कैलकुलेट करो। जो गाडगिल थे और V.K.R.V. राव थे वो भी इसके मेंबर थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद भारत में जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है वो 3 मेथड से किया जाता है, हालांकि मैं आपको बता भी चुकी थी पहले, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। ये तो हुए कुछ फैक्ट। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ेंगे जो कि है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी कि जो आपका स्टॉक मार्केट है उसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं इंपॉर्टेंट, उनके जो है हम मीनिंग समझेंगे, राइट। तो सबसे पहला वाला क्या है, शॉर्ट सेलिंग है। देखिए शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप उन शेयर की बिक्री कर रहे हैं जिनका मालिकाना हक आपके पास नहीं है। यहाँ पे दरअसल क्या होता है, किसी स्टॉक बोरोअर से आप शेयर्स क्या थोड़ा उधार ले लेते हैं ये सोच के कि इनके क्या है प्राइस बढ़ेंगे,
ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो मैं इनको महंगा बेच दूंगा और तब मेरा जो प्रॉफिट होगा उसको रख के बाकी पैसे उसको दे दूंगा और तब शेयर खरीद लेंगे। मतलब आपके पास शेयर का असली मालिकाना हक नहीं है, लेकिन फिर भी आप शेयर्स क्या है बेच रहे हैं। इसके अलावा ये भी स्पेकुलेशन की जाती है कि शायद जो है शेयर के प्राइस गिरेंगे। मतलब बेसिकली आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि या तो शेयर के प्राइस गिरेंगे या तो बढ़ेंगे, उस हिसाब से आप जो है खरीद बिक्री का कुछ ऑप्शन तैयार कर रहे हैं और आप क्या है शॉर्ट सेलिंग ऑफ शेयर्स करते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मालिकाना हक आपका शेयर के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी आप शेयर जो है बेचते हैं और उससे अपना प्रॉफिट कमाते हैं। फिर बियर एंड बुल, देखिए दो तरह के पर्सन शेयर मार्केट में माने जाते हैं, स्टॉक मार्केट अगर सही वर्ड में बोलूं। एक होते हैं जिनको लगता है कि शेयर के प्राइसेस जो हैं बढ़ेंगे, उनको देखिए बुल कहा जाता है। वो जनरली क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए शेयर अपने पास रखते हैं और जब शेयर के प्राइस उनको लगता है बढ़ेंगे, इस बात को स्पेकुलेट करते हैं, बेचते हैं। जो लोग मानते हैं कि प्राइस जो है गिरेंगे, वो देखिए बियर होते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। जब भी शेयर प्राइसेस फॉल की बात आए तो शॉर्ट सेलिंग देखिए होती है, जल्दबाजी में जो है शेयर बेचे जाते हैं। फिर एक होता है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग देखिए सेबी के द्वारा अलाउ किया गया है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर का इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती है, यानी कि पहली बार वो मार्केट में अपनी शेयर निकालती है, तो कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को वो क्या है शेयर्स के लिए रिजर्व करके रख लेती है। भाई आपके लिए तो इतने शेयर हैं, आपको कोई बोली वोली लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ अलॉटेड शेयर्स होते हैं, ठीक है, इसको बुक बिल्डिंग कहते हैं। बाकी शेयर्स जो है पब्लिक के लिए मार्केट में उतार दिए जाते हैं। तो यहाँ से निकल के आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक शेयरिंग क्या होता है, ये वो इवेंट होता है जब कोई कंपनी पहली बार बाजार में अपने शेयर सिक्योरिटी को इश्यू करती है। फिर होता है प्राइस बैंड। जब कोई भी कंपनी पब्लिकली अपने शेयर को इश्यू करती है तो एक प्राइस बैंड दे देते हैं, भाई इतने से इतने के हमारे शेयर हैं, अब आपकी मर्जी आप किस पे बोली लगाना चाहते हो। जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको वो शेयर बेच दिए जाते हैं। फिर एक होता है स्क्रिप्ट शेयर। स्क्रिप्ट शेयर वो शेयर होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जिनके पास पहले से आपके शेयर हैं, उनको दे दिए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज उनको नहीं लगाया जाता। इसको बोनस शेयर भी कहते हैं। फिर एक होता है स्वेट शेयर। तो स्वेट शेयर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ये देखिए जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको बिना किसी चार्ज के दिए जाते हैं। फिर एक होता है रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट का मतलब होता है जो भी खरीद बिक्री आप शेयर की कर रहे हो, कुछ दिनों के बाद आपको सेटल करनी पड़ेगी। अगर आपने शेयर बेचे हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, अगर आपने खरीदे हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको वो लेने पड़ेंगे। तो एक्स डेज जनरली होता है, जनरली ये 5 दिन होता है। एक होता है बदला। जब कोई बायर यानी कि जो खरीदार है वो ट्रांजेक्शन को क्या है पोस्टपोनमेंट करना चाहे तो इसको बदला बोलते हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको कॉन्टेंगो बोलते हैं। उसके बाद उंधा बदला, ये देखिए इसका मतलब उल्टा होता है, जब सेलर बेचने वाला ही पोस्टपोनमेंट करना चाहे ट्रांजेक्शन की, इसको रिवर्स बदला भी बोलते हैं, बैकवर्डेशन भी बोलते हैं। इसके बाद फ्यूचर्स, नाम से ही समझ आइए, इसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर रेट पर ये निर्धारित कर लिया जाता है कि फलानी रेट को मैं आपसे चीज़ खरीदूंगा। अब उस फलानी रेट पर चाहे प्राइस घट गए हो चाहे बढ़ गए हो, जो प्राइस आपने डिटरमाइन किया था चीज़ें आपको उसी पर खरीदनी पड़ेगी। फिर कुछ होती है डिपॉजिटरीज। दरअसल 1996 में इनको स्टार्ट किया गया। और भाई शेयर पहले क्या है, पेपर पे लिखी रहती थी, सिक्योरिटी पेपर पे लिखी रहती थी, उनको संभाल के रखना, उनका खोने का डर, फिर उनको देना, ये सब मुश्किल होता था। तो एक पेपरलेस फॉर्मेट शुरू किया गया। अब भाई इस पेपरलेस भी तो कहीं तो सिक्योर करके रखना पड़ेगा, तो वो जो पेपरलेस है उनको डीमेटरलाइज शेयर्स कहते हैं, शॉर्ट में उनको डीमेट कहते हैं। उनको देखिए डिपॉजिटरीज में सेव करके रखते हैं, ठीक है। और दो हैं बेसिकली आज के टाइम पे, एक पब्लिक सेक्टर डिपॉजिटरीज मुंबई में है, ठीक है, जो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के तहत काम करती है। कौन कौन सी, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। फिर एक होता है स्प्रेड। देखिए जो डिफरेंस होता है किसी भी शेयर को आपने जितने में खरीदा और जितने में बेचा उसके बीच में जो मार्जिन था उसको क्या स्प्रेड बोलते हैं। फिर होता है कर्ब डीलिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है जो ट्रांजेक्शन्स हो स्टॉक की, जो एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज के बाहर टेक प्लेस करें, यानी कि जो अनऑफिशियली आपने किया है स्टॉक मार्केट के बाहर, उसको कर्ब डीलिंग बोलते हैं। फिर एनएससीसी, ये है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, इस ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। 1996 में देखिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। और बेसिकली ये रिस्क जो है ट्रांजेक्शन्स का उसके लिए बनाई गई थी, गारंटी देती है ऑल ट्रेडर्स को, भाई आप जो भी खरीद बेच रहे हो हमारी तरफ से गारंटी है वो आपको मिल जाएगा। फिर डीम्यूचुअलाइजेशन, ये एक प्रोसेस है, इसको 2002 में सेबी के द्वारा स्टार्ट किया गया था,
ठीक है। बेसिकली इसमें कहा गया कि जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट है और जो ट्रेडिंग मेंबरशिप है, इनको अलग अलग रखा जाए। मतलब कोई भी ब्रोकर किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हो सकता या ऑफिस बियरर नहीं हो सकता स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि क्या है, नॉन पार्शियलिटी को बनाया जा सके। फिर एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। देखिए शेयर्स जो कंपनी ने इश्यू किए पब्लिक में, वो तो नॉर्मल शेयर हुए, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल उनकी आएगी। लेकिन इसमें से कुछ वो क्या कहती है कंपनी कि हम जो है इतना ही करेंगे, यानी कि एक लिमिट जो है, यानी कि एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है जो शेयर जो है कंपनी के द्वारा इश्यू किए जाएंगे। ये लिमिट उनकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा जो है की जाती है, और एज ए रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट। भाई हम 500 करोड़ करेंगे, 1000 करोड़ करेंगे, ये उनका ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है। फिर एक होता है पेड अप कैपिटल। ठीक है, ये पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल ही होता है जो एक्चुअली कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा पे किया जाता है। भाई बाकी तो आप मार्केट में शेयर उतार रहे हो, लोग आपको देंगे, लेकिन आपने कितना अपना पैसा लगाया है, कहीं ना कहीं मोटे तौर पर वो पेड अप कैपिटल कहलाता है। फिर एक होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो टोटल पैसा जो शेयर होल्डर्स ने आपको दिया है, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। इश्यूड कैपिटल, वो अमाउंट जो बेसिकली कंपनी के द्वारा बेसिकली कमाया गया है बाय इशूइंग द शेयर्स विच कैन नॉट एक्सीड द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है पेनी स्टॉक्स, माफ कीजिएगा। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? तो देखिए ये बहुत ही लो प्राइस के स्टॉक्स होते हैं एक्सचेंज पर, और इनको देखिए ज़्यादा लंबे टाइम तक आप कह सकते हैं रखा जाता है। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक इनको होल्ड करके रखते हैं, बहुत ही कम प्राइस पे इनको खरीदते हैं, और क्योंकि लंबे टाइम तक लोग इनको रखे बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे इनके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं और फिर इनको वो बेच देते हैं। लेकिन क्योंकि ये कंपनीज बहुत बेकार होती हैं, कुछ खास इन कंपनीज का होता नहीं, तो खरीदने वाला नुकसान में रह जाता है और बेचने वाला दरअसल जो इनको हायर प्राइस पे बेचता है वो फायदे में रह जाता है। राइट, ये आप समझ गए। तो स्टॉक मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे। अब समझते हैं हवाला सिस्टम क्या होता है। देखिए हवाला क्या एक इलीगल और इनफॉर्मल मेथड है मनी को ट्रांसफर करने का। देखिए पैसा अगर आपको चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, तो आप बैंकिंग सिस्टम की तरफ जो है चलते हैं और वो आपको पहुंचाते हैं। लेकिन मान लीजिए सऊदी अरब में किसी ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, वो इंडिया में भेजना चाहता है, टैक्स की नज़र से भी बचना चाहता है, बैंकों को कमीशन भी नहीं देना चाहता, तो वो इलीगल तरीका अपनाएगा। वो क्या करेगा, सऊदी अरब में हवाला का जो एक आप कह सकते हैं बंदा होगा, उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल देगा। अब उस बंदे को आपके पैसे मिल गए, वो अपना कमीशन काट के बाकी पैसे को क्या कहेगा, इंडिया में बैठे हुए अपने बंदे को कहेगा कि भाई इतना पैसा उसके घर वालों को पहुंचा दे, और इधर बैठा हुआ बंदा पैसा उसके घर पहुंचा देगा। तो बेसिकली पैसे की ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं हुई, आपने पैसा दिया सऊदी अरब में लेकिन वो इंडिया में पहुंच गया बिना किसी ट्रांसफर के। ये हवाला सिस्टम के माध्यम से होता है, ये इलीगल होता है। ठीक है, और कई बार इसमें मनी की तस्करी भी की जाती है, पैसे को देके छुपा के। कई बार होता है ना, लोगों ने अपने शरीर पे पैसे चिपकाए होते हैं, एयरपोर्ट वगैरह पे कस्टम्स अधिकारी उनको पकड़ लेते हैं, तो ये सब तरीके भी इसमें अपनाए जाते हैं। राइट, तो ये देखिएगा हवाला बेसिकली क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर, दुनिया में, एक देश के अंदर नहीं, दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा भेजा जाता है, इलीगल तरीके से भेजा जाता है, और जनरली ये पैसा इलीगल तरीके से कमाया भी गया होता है, लोगों ने इस पर टैक्स वगैरह नहीं दिए होते। इस हवाला का मतलब क्या होगा, कोई भी पर्सन जिसको आपने मनी दी है, उसको आपने हैंड ओवर कर दिया, वो पर्सन जो है इस मनी को ट्रांसफर करेगा, इलीगल एक्सचेंज की मीडियम वो अपनाएगा, करेंसी एक्सचेंज जो होगी वो भी गलत तरीके से होगी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा देगा। ठीक है, और ये सारा का सारा ब्रोकर्स दलालों के माध्यम से होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हवाला ट्रेड की इंडिया में, तो देखिए भारत में ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, खासकर केरला की जो स्टेट है वहाँ पर होता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज से यहाँ पर पैसा आता है। ठीक है, इसके बाद कुछ स्कैंडल वगैरह ये हमें नहीं पढ़ना है। तो देखिए डिसआर्मामेंट, ये एक वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, तो आर्म्स क्या होते हैं, हथियार होते हैं, डिसआर्मामेंट मतलब हथियारों को ख़त्म करना। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, उनको रिड्यूस करना, लिमिट करना और धीरे धीरे अबॉलिश कर देना। यानी कि कोई कंट्री की मिलिट्री जो है, जो कंट्री है, वो एक सारे हथियारों के स्पेसिफिक टाइप ऑफ के हथियारों को धीरे धीरे ख़त्म कर दे, इसको डिसआर्मामेंट बोलते हैं। जनरली जो वेपन्स होते हैं मास डिस्ट्रक्शन के, तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे, वो मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर आर्म्स, इनके संदर्भ में इसको यूज़ किया जाता है। यूनाइटेड नेशन वगैरह में कुछ एनजीओ वगैरह अपील करती रहती हैं
कि भाई ये जो न्यूक्लियर वगैरह के हथियार है इनको जो है सब कंट्रीज ख़त्म कर दें। ठीक है, एक हेग पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1989 में और 1907 में। उसमें सारे गवर्नमेंट्स को देखिए ये कहा गया था कि बेसिकली आप डिसआर्मामेंट कर दें और जो भाई इंटरनेशनल कोर्ट हो उसके पास बाइंडिंग पावर हो। लेकिन फिर ये सब चीज़ें देखिए कहाँ हो पाती है, क्योंकि कंट्री मानती ही नहीं है ना। इसके बाद देखिए कुछ वर्ल्ड वॉर वगैरह के बारे में बताया हुआ है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर पीटी एग्जाम। जब कभी हम मीन्स को पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक ध्यान रखिए लीजिएगा कि एक ट्रीटी है, संधि है, न्यूक्लियर नॉन प्रोफाइलेशन ट्रीटी। ठीक है, इसको न्यूक्लियर नॉन प्रोफाइलेशन ट्रीटी या फिर एनपीटी भी बोलते हैं। तो ये दरअसल बात करती है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स जो है इनको और ज़्यादा प्रसारित नहीं किया जाए, न्यूक्लियर टेस्टिंग और ज़्यादा ना हो, जिन पे है तो है, बाकी लोग जो है न्यूक्लियर वगैरह की टेस्टिंग वगैरह ना करें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। देखिए पहले हमारे पास क्या था, फेरा था, जिसको 1973 में लेकर आया गया था। उस टाइम पर हमारी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज होता था वो बहुत कम होता था, तो बहुत ही रेयर माना जाता था फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज को। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए इस चीज़ को फेरा को देखिए लाया गया था। ठीक है, लेकिन फिर आप बात देखेंगे कि बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए, लिबराइजेशंस हो गया, आई एम सॉरी। ठीक है, तो हमारा एक नया एक्ट आया जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले हम चीज़ों को रेगुलेट कर रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ये हो गया फेमा, तो ये 1999 में आया। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई अब हम चीज़ों को थोड़ा सा लिबरली सोच रहे हैं। ठीक है, इतना तगड़ा वाला कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो जो विदेशी करेंसी होती है उसके जो एक्सचेंज रेट वगैरह होते हैं, विदेशी करेंसी में आप कितना पैसा विदेशी करेंसी के लिए बाहर भेज सकते हैं, कितना पैसा विदेशी करेंसी में आप प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा जो है इस एक्ट के द्वारा रेगुलेट होता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए जैसे ही हमारे यहाँ पे ये लिबराइजेशन मेजर्स हुए इमीडिएट इफेक्ट 1991 के साथ, तो हमारी जो बेसिकली ये रूल्स रेगुलेशन थे फॉरेन एक्सचेंज को लेकर उसमें मैसिव रिलैक्सेशन दिया गया और इसी के संदर्भ में 1993 में इस एक्ट को देखिए पारित किया गया। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस इसमें हुए कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन ट्रेड है, टैरिफ का रैशनलाइजेशन किया गया, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की गई। ठीक है, लिबराइजेशन किया गया ओवरसीज इंडियन इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, बेटर कमर्शियल बोरिंग रूल्स दिए गए, यानी कि जो हमारी कंपनी वगैरह है वो बाहर से भी उधारी वगैरह ले सके। इस सब चीज़ों में देखिए थोड़ा अच्छा किया गया। अच्छा, इसका आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फेमा के, तो ये फैसिलिटेट करता है फॉरेन ट्रेड को, पेमेंट को, और प्रमोट करता है सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा देखिए जो रिजर्व बैंक है उसने एक्चुअली एक नेम भी चेंज किया, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको उन्होंने क्या कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट कर दिया। राइट, इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, पैसे की धुलाई कर देना। पैसे की धुलाई करने की जरूरत कब पड़ती है, जब काला पैसा हो, ब्लैक मनी हो, उसको आपने व्हाइट मनी में बदलना है। जैसे मान लीजिए आपने पैसा कमाया गलत तरीकों से, या तो आपने उस पर टैक्स नहीं दिया या आपने ड्रग्स बेच के पैसा कमाया, अब उस पैसे से आप देखिए घर खरीदना चाह रहे हैं, उससे कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी ना पैसा भाई आया कहाँ से, सोर्स आप बता नहीं सकते, तो आपको उस काले पैसे को धो के सफ़ेद करना है ताकि सरकार को आप बता सके कि भाई कहाँ से है। तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को हवाला के तरीके से विदेशों में पहुंचा देंगे। उन विदेशों में जो सोर्स ऑफ इनकम बताते नहीं हैं, जिनके बैंकिंग ऐसे रूल हैं जो दूसरी कंट्रीज़ को पैसे का जो है बताते नहीं है कि लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उन कंट्रीज़ के जरिए इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो पैसा भारत आता है और फिर वो पैसा देखिए अलग अलग माध्यम से लग जाता है। तो पैसा क्या है, ब्लैक से वाइट हो गया। यहाँ पे जो सरकार होती है उसको सोर्स ऑफ इनकम का पता नहीं चलता, उस पैसे की सोर्स का पता नहीं चलता, क्योंकि पैसे को क्या है, धो दिया गया है। तो इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत में एक एक्ट है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA 2002। 2003 में इसको देखिए इनेक्ट किया गया था। ठीक है, और ये लागू हो गया था आपका 2005 से। ये मनी लॉन्ड्रिंग को देखिए डिफाइन करता है, जहाँ पे बताता है एक पार्टी जो जानबूझकर या बिना जाने ऐसी गतिविधियों में शामिल है जहाँ पे पैसा जो है बेसिकली क्राइम के तरीके से या फिर चोरी छुपे से कमाया जा रहा है, और फिर जब उसको अवॉइड करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा देखिए जो PMLA है वो जो कुछ ऑफिसर्स है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसको
ईडी भी बोलते हैं, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो अपराध है उनके तहत वो प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो क्या है, कुछ चीज़ों को क्राइम वगैरह पूछताछ वगैरह भी कर सकते हैं, जेल वगैरह भी करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी अटैच भी करवा सकते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी है जहाँ पे अपील वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं भाई? पहली बात तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, कंट्रोल करना। दूसरा, उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेना जो लॉन्डर्ड मनी से आपने क्या है इकट्ठी की है। फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कुछ और इश्यूज है उनको टैकल करना, और साथ में पनिशमेंट देना इसकी जो है सेक्शन नंबर 4 के तहत। राइट, ये आप समझ गए। अब इसके बाद आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या है? तो देखिए, इंडिया में बेसिकली अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह सरकार के अंदर दिखाई दे रहा है, और पिछले एक दशक से तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, विश्व में भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एंथुसियाज्म देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो जो आप कह सकते हैं इंडिया में अलग अलग स्टेजेस पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर 2018 की एक रिपोर्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने वो निकाली थी, तो उन्होंने एशिया में ओवरऑल रैंक जो है इंडिया की दी थी वो 4th नंबर की दी थी, किसमें? इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस क्लाइमेट में, और 2nd रैंक दी थी फिनेंस में। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए सरकार को कोई हाईवे बताना है, तो जो भूमि अधिग्रहण है वो सरकार करेगी, जो मंजूरी वगैरह लेनी थी वो सरकार लेगी, लेकिन ठेका दे देगी किसी प्राइवेट कंपनी को, भाई आप हाईवे बनाओ, और उस हाईवे को बनाने के बदले सरकार उनको पैसा नहीं देगी, बल्कि क्या कहेगी, जितनी आपकी कॉस्ट पड़ी है इस हाईवे को बनाने में उतने साल के लिए टोल जो है आप इकट्ठा करो। जब आपका टोल इतना इकट्ठा हो गया जितनी आपकी टोटल कॉस्ट लगी थी, अब सरकार उस हाईवे को अपने अधिग्रहण में ले लेगी, अब सरकार टोल इकट्ठा करेगी। तो ये जो काम हुआ ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हुआ। देखिए, प्राइवेट कंपनी को बहुत झंझट होता भूमि का अधिग्रहण करने में, मंजूरियां लेने में, वो सरकार ने करके दे दिया। लेकिन सरकारी कंपनियां निर्माण कार्यों में देर करती हैं, वो काम प्राइवेट कंपनी से करवा लिया। तो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ यहाँ पर सरकार ने क्या है काम कर लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो देखिए, सरकार के पास इसके लिए एक अलग से सेल भी है। क्या है? पीपीपी सेल है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। ठीक है, ये सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी भी है। ठीक है, ये एक एम्पावर्ड कमेटी है, जो प्रोजेक्ट प्रपोज किए जाते हैं इसके सामने उनको बेसिकली ये फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा। वायबिलिटी गैप फंडिंग यही होती है, जितनी प्रोजेक्ट में पैसे लगने हैं आप जितना दे पा रहे हो उतना आप दो, जितना पैसा और ज़रूरत पड़ रहा है लेकिन आप नहीं दे पा रहे उतना हम देंगे, मिलजुल कर जो है काम करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद एक और टर्म आती है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा। साफ्टा देखिए कि एग्रीमेंट है, इसको 2004 में साइन किया गया था जब 12वां सार्क समिट हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ये दरअसल अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके बीच में एक फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करता है, यानी कि जो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है उनको जीरो कर देता है। ठीक है, साफ्टा एग्रीमेंट 2006 से देखिए फोर्स में आया और 8 गवर्नमेंट के द्वारा इसको रेक्टिफाई किया जा चुका है। तो बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह, इन सब ने जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह उनको काफ़ी कम कर लिया है। ठीक है, और इसको धीरे धीरे कम करके एकदम ज़ीरो पे जो है लेकर आना है। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, इनको बेसिकली एक्स्ट्रा 3 साल मिले हैं अपने टैरिफ्स को जीरो तक लेकर आने में। ठीक है, तो इस सबको ध्यान रखिएगा। तो साफ्टा देखिए ध्यान रखिएगा, इंडिया एक मेंबर है। ठीक है, शार्क कंट्रीज सारे के सारे इसके मेंबर हैं। क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, ये फिर WTO बताया हुआ, ये हमने पढ़ ही रखा है। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब कहीं ना कहीं है जो सरकारी एसेट हैं, सरकारी संपत्तियां हैं, उनको आप प्राइवेट कंपनीज को बेच दे रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या है, तो सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, दूसरा सरकारी काम बहुत बेहतर तरीके से, बहुत एफिशिएंसी के माध्यम से हो रहा है। जैसे एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी, धीरे धीरे बिल्कुल बेकार हो गई थी। अगर इसको किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाए तो क्या वो बेहतर परफॉर्म करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, एफिशिएंसी, ये सब प्राइवेट कंपनीज में अच्छा होता है। तो एक तो सरकार को थकी हुई कंपनी से निजात मिलेगी, बदले में रेवेन्यू मिल जाएगा, दूसरा क्या है, काम में एफिशिएंसी आएगी। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन करती है।
राइट। प्राइवेटाइजेशन भी दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल प्राइवेटाइजेशन होता है, एक स्ट्रैटेजिक प्राइवेटाइजेशन होता है। नॉर्मल में तो सरकार 50% से कम स्टेक बेचती है, स्ट्रैटेजिक वाले में सरकार मोर देन 50% भी बेच देती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनका कुछ हिस्सा या उनकी जो इक्विटी है वो बेसिकली बेच दी जाती है प्राइवेट कंपनीज को, उसको डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर एक वर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जनरली हम समझते हैं कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरे विश्व की वो आपस में क्या हो रही है, इंटीग्रेट हो रही है, मिल रही हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। दरअसल बहुत सारी पॉलिसीज जब एक साथ मिलती हैं तब बेसिकली ग्लोबलाइजेशन होता है। इसमें जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं, इंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी सरकारें इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं कि माल यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी आवाजाही आसान हो, कस्टम ड्यूटी वगैरह कम लगे, एक दूसरे के आना जाना कम हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हो, ठीक है। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो बेसिकली इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड, एक सीमा रहित विश्व की परिकल्पना इसके तहत देखिए की जाती है। ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आउटसोर्सिंग। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम भी है ग्लोबलाइजेशन का। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है अपने यहाँ रेगुलर सर्विसेज देने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज से बंदे हायर कर लेती है। जैसे मान लीजिए मेरी क्या कंपनी एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, लेकिन मैंने फ्रिज को लेके जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको लेके अपना बीपीओ नहीं खोला, बल्कि दूसरी बीपीओ कंपनी को हायर कर लिया, भाई मेरी जितनी भी कंप्लेन आएगी उनको आपने हैंडल करना है। फिर जब आपसे हैंडल नहीं होगा वो हम पे जो है भेजो। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है, भाई फ्रिज को एक बार स्विच ऑन ऑफ करके देख लो, ये करके देख लो, सर्विस करा लो, वो सब आप संभालो, तो इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। या फिर मान लीजिए जैसे विप्रो है, विप्रो के बहुत सारे जो ट्रेनीज हैं उनको विदेशों में हायर कर लिया जाता है वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए या वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वगैरह को पूरा करने के लिए। तो आउटसोर्सिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपस में क्या है, विदेशी कंपनियां एक दूसरे की मदद ले रही है, एक दूसरे के सर्विसेज का यूज़ कर रही हैं, राइट। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट की टर्म आता है ह्यूमन कैपिटल। देखिए फिजिकल रिसोर्सेज तो आपके पास हैं, जैसे लैंड है, ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास कच्चा माल है, माइंस हैं, मेटल्स है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन आपके को उस सब को सही तरीके से बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स भी तो चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स कब होती है, जब उसके पास कुछ स्किल्स हों, कुछ एजुकेशन हो, जैसे नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, स्टूडेंट, ये सब क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल है, मानवीय पूंजी है, क्योंकि इन्होंने कुछ स्किल सेट अपने अंदर डेवलप कर लिया है, ये कुछ प्रोड्यूस करने में, कुछ सर्विस देने में मदद कर रहे हैं। जब इंसान खुद को ट्रेन कर लेता है, कुछ एजुकेशन दे देता है, तो एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भाई सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो एजुकेशन सबसे बड़ा सोर्स है। इसके अलावा देखिए हेल्थ, जॉब पे जो ट्रेनिंग दी जाती है, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ये अलग अलग सोर्स मानी जाती है ह्यूमन कैपिटल के निर्माण में। फिर एक होता है सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। देखिए सिक्योरिटी मार्केट दरअसल ये क्या, एक वित्तीय बाजार, एक फाइनेंशियल मार्केट है। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल उठाने के लिए, अगर जब आपको लंबे समय के लिए पूंजी चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे कुछ बॉन्ड सिक्योरिटी जारी करते हैं, उसके बदले में आप पैसा लेते हैं। तो लंबे समय के लिए जब आपको अपनी पैसे की ज़रूरतें लेनी हो और बदले में आप बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ को प्लेज करते हो, तो वो कैपिटल मार्केट के तहत देखिए होता है, ठीक है। जब शॉर्ट टर्म के लिए आपने ऐसा करना हो तो उसको मनी मार्केट बोलते हैं। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ठीक है, इसको सिक्योरिटी मार्केट फिर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी रेगुलेटर होते हैं, जैसे सेबी स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, डिफरेंट शेयर इंडेक्सेस होते हैं, ब्रोकर होते हैं, जॉबर्स होते हैं, अलग अलग टाइम के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे बदला, रिवर्स बदला, फ्यूचर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि अलाउ नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सब गतिविधियाँ इसके अंदर होती हैं। फिर जो मार्केट होता है वो भी 2 टाइप में विभाजित होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। देखिए जब भी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो पहली बार मार्केट में उतारी जाएं तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, यानी कि जिसने सिक्योरिटीज इश्यू की है
वो डायरेक्ट मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ को जब इश्यू करता है तो प्राइमरी मार्केट पे करता है। लेकिन अब मैंने और आपने सिक्योरिटीज़ खरीद ली, अब हम इसको किसी थर्ड पर्सन को बेचना चाहते हैं, थर्ड किसी फोर्थ को, फोर्थ किसी फिफ्थ को, तो ये जो बाद की ट्रांजेक्शन्स होती है ये जहाँ होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है देखिए आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज देखिए लिस्टिंग जहाँ पर होती है, कंपनीज के जो अलग अलग स्टॉक्स हैं, जो अलग अलग शेयर्स हैं, उनकी जो लिस्टिंग जहाँ पे होती है उसको एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ पर इन स्टॉक्स वगैरह को आप खरीदते बेचते भी हैं। ठीक है, एक फिजिकल इस एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप होता है। ठीक है, जहाँ पे शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर आदि ट्रेड यानी कि खरीदे बेचे जाते हैं। इसके कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं, यानी कि एक ऐसा प्लेस देता है जहाँ खरीदने वाले बेचने वाले मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइजेस वगैरह के बारे में बोलियां वगैरह लगती है, जानकारी रहती है। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनके अनुसार पार्टिसिपेशन जो है लोग करते हैं, जो है सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, शेयर्स, इन सबको खरीदते बेचते हैं। पहला स्टॉक एक्सचेंज देखिए अंतरी बेल्जियम में आया था 1631 में। लंदन स्टॉक एक्सचेंज देखिए 1753 में आया था। ठीक है, इसके बाद देखिए फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज अगर इंडिया की बात करें तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ये आया था 1870 में। ठीक है, इसके बाद जो 5 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है उनकी बात करें तो कौन कौन से, द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, फिर नास्डाक है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन है, देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 1992 में देखिए आया था, 1994 में ये ऑपरेशनलाइज हुआ। ठीक है, जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे आईडीबीआई, एलआईसी, जीआईसी, आईडीबीआई इसके प्रोमोटर हैं। 50 जो है शेयर इंडेक्स और 500 शेयर इंडेक्स जो है इसके चलते हैं, जिनको एसएनपी सीएनएक्स 50 यानी कि निफ्टी 50 और एसएनपी सीएनएक्स 500 के नाम से जाना जाता है। राइट, दूसरा है आपका ओटीसीई। देखिए ओटीसी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये जो सेटअप हुआ था ये 1989 में ही सेटअप हो गया था, बट इसमें जो ट्रेडिंग शुरू हुई थी वो 1992 में जाके हुई थी। ये पहला पूरी तरह से कंप्यूटराइज स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, जिसके जो प्रोमोटर है वो यूटीआई, आईसीआई, एसबीआई जो है। ठीक है, इसके अलावा और भी है। लेकिन बाद में देखिए आप कह सकते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंट गोल था वो बेसिकली ये था कि जो स्टॉक मार्केट है उसका एक्सपोजर जो छोटी कंपनीज हैं उनको भी दिया जाए। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। फिर जो बीएससी है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये पहले एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज था बट एक नेशनल बन गया 2002 में। ये इंडिया का बिगेस्ट है और जितना भी स्टॉक ट्रेडिंग होता है इंडिया में उसका लगभग 75% हैंडल करता है और वर्ल्ड में लगभग 5th लार्जेस्ट के नंबर पर ये आता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 1-2 दिन में बढ़ने वाले प्राइस नहीं है, बल्कि जनरल प्राइस लेवल जो बढ़ता है गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी कि एक सस्टेन लगातार जो प्राइस बढ़ता है जनरल लेवल, वो देखिए आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस बढ़ता है वो एक गुड़ का नहीं बढ़ता। किसी एक चीज़ के प्राइस बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं, बल्कि एक बास्केट ऑफ थिंग्स की जब चीज़ें प्राइस बढ़ने लगे तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2 टर्म यूज होती है, डिसइन्फ्लेशन, एक डिफ्लेशन। देखिए डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा माना जाता है कि कंज्यूमर्स को थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। भाई पहले 120 रुपए के प्याज मिल रहे थे, अब 100 रुपए के मिल रहे हैं। दूध 29 का था, 28 का हो गया। आटा भी जो है सस्ता हो गया। तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए अच्छा माना जाता है कि जो ओवरली प्राइस्ड थिंग्स थी वो अब थोड़ी सी नॉर्मल प्राइस में आ गई है। लेकिन जो आपका डिफ्लेशन है ये देखिए कहीं ना कहीं मंदी है। यहाँ पर चीज़ों के रेट इतने गिरने लगते हैं कि कंपनीज को फिर वो उत्पादन करने में मजा ही आना बंद हो जाता है। ये एक मंदी की स्थिति दिखाता है जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली देखिए जो डिसइन्फ्लेशन है, तो जो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए थे उनका नॉर्मली रेंज में आना है, बट डिफ्लेशन का मतलब है नॉर्मल रेंज से भी नीचे प्राइस जो है गिर रहे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो महंगाई नापी जाती है वो 2 इंडेक्स से नापी जाती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों को ही हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कि ये जो पूरे जो हमारे इंडेक्सेस हैं ये किसी एक चीज़ का नहीं बल्कि एक बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज का प्राइस लेवल जो चेंज होता है वो हमारे यहाँ बताते हैं। अच्छा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं, इस साल कितना प्राइस लेवल है,
प्लस पिछले साल कितना प्राइस लेवल रहा था उसको अगर भाग दे दे, पिछले साल जितना प्राइस लेवल रहा था और फिर 100 से गुणा कर दे तो इन्फ्लेशन रेट जो है निकल जाता है। दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन सी इट हियर, राइट। इसके बाद देखिए परसेंटेज में जो है इसको बताया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस इंडेक्स होता है वो बेसिकली वेटेज एवरेज होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। और बेसिकली जो हम देखते हैं 20 ईयर के कंपैरिजन में इसको देखते हैं भाई। 2011-12 में देखिए, अब 20-21 में कितनी इन्फ्लेशन थी, 22 से नापेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। इसके अलावा 19-20 में कितनी इन्फ्लेशन थी, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी तो नहीं देखा जाता क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो प्राइस ऊपर नीचे हो गई, तो एक बेस ईयर सेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 2011 सेट कर दिया भाई, 2011-12 में वस्तुओं का जो मूल्य था वो इतना था। अब 21-22 में 2011-12 के कंपैरिजन में क्या प्राइस हो गए हैं उसके ऊपर देखिए महंगाई को देखा जाता है, इसको बोलते हैं बेस ईयर, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। एक इन्फ्लेशन पॉइंट टू पॉइंट मेजर की जाती है, यानी कि 1 जनवरी को कितनी इन्फ्लेशन थी पिछले साल और आज 1 जनवरी को कितनी इन्फ्लेशन है, ठीक है, ये देखा जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो है मेजर की जाती है। अब इन्फ्लेशन के भी देखिए कुछ टाइप होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो लो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि ये स्लो होती है और प्रिडिक्टेबल होती है, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, ठीक है। इसलिए इसको और ये जनरली सिंगल डिजिट में होती है, 1% बढ़ गई, 2% बढ़ गई, इसलिए इसको क्रीपिंग, रेंगती हुई इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। फिर होती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, बहुत ही ज़्यादा हाई, मतलब डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में जब महंगाई बढ़ने लगे भाई, 200% बढ़ गए रेट, 100% रेट बढ़ गए, ठीक है, बहुत ही खतरनाक रूप से जब महंगाई बढ़ती है उसको गैलोपिंग बोलते हैं। फिर एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, देखिए लार्ज और एक्सेलरेटिंग, बड़े लेवल पे महंगाई हो रही है, लगभग हर चीज महंगी हो रही है और बहुत एक्सेलरेटिंग, बहुत तेजी के तरीके से जो है चीजें महंगी हो रही है, ठीक है, तो इसको ऐसा बोला जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। जो प्राइस होते हैं वो शूट अप हो जाते हैं ओवरनाइट, एक ही रात में प्राइस बढ़ गए, लोगों का अपनी करेंसी पे से विश्वास उठने लगता है। भाई आप 1000 रुपए लेके जा रहे हो, एक ब्रेड भी नहीं खरीद पा रहे, तो ऐसे नोटों का फायदा क्या, ठीक है। तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जनरली लोग क्या है, फिजिकल एसेट में, गोल्ड में, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, बार्टर एक्सचेंज के ऊपर लोग चले जाते हैं कि भाई तुम गेहूं ले लो, मुझे बदले में टमाटर दे दो, क्योंकि पैसा तो इस लायक ही नहीं रहा कि चीजें खरीदी जाए। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू हो गई है खत्म, इन्फ्लेशन बढ़ गई है बहुत ज्यादा। इसके अलावा कुछ और प्रकार होते हैं अदर वेरिएंट, जैसे बोटल नेक इन्फ्लेशन। देखिए बोटल नेक का मतलब होता है सप्लाई साइड जो है प्रॉब्लम है। मान लीजिए कहते हैं ना सब्जी महंगी हो गई, क्यों महंगी हो गई भाई, इतनी बारिश थी ऊपर कि जो सब्जी है वो खराब हो गई, या फिर उसको लाने की दिक्कत हो गई, या फिर लाई जा रही है तो बहुत महंगी लाई जा रही है। तो सप्लाई साइड जब हर्डल्स हो जाती है तो इसको देखिए बोटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में भी आता है, मांग ज्यादा थी, सप्लाई कम थी तो महंगाई हो गई। फिर एक होता है कोर इन्फ्लेशन। दरअसल जब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को जब इन्फ्लेशन के आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें से निकाल दें तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसका जो एक नोमेनक्लेचर है वो कोर इन्फ्लेशन कहता है। वेस्टर्न कंट्रीज में बेसिकली यूज होता है। वेस्टर्न कंट्रीज वाले क्या करते हैं, एनर्जी और फूड आर्टिकल को निकाल देते हैं, बाकी चीजों को नापते हैं, फिर कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। इंडिया के लेवल पे देखिए बहुत ज्यादा सटीक नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो हाहाकार मचता है और इंडिया में जो जनरली लोग परेशान होते हैं वो एनर्जी और फूड के चक्कर में ही होते हैं। लेकिन क्योंकि फूड और एनर्जी के रेट बहुत वॉलेटाइल होते हैं तो हमें सही आइडिया भी नहीं लगता, तो इसीलिए जो आप कह सकते हैं 15-16 से एक न्यू कोर इन्फ्लेशन देखिए मेजर की जा रही है, जिसमें फूड, फ्यूल और लाइट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इसको हटा देते हैं, फिर वो देखते हैं, ठीक। फिर आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट अपोजिट है। तो यानी कि जब गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है वो धीरे धीरे क्या है, गिर रहे हूँ, बाइंग पावर जो है मनी की बढ़ रही हो, 100 रुपए में पहले 1 किलो चीनी आती थी, अब 2 किलो आने लग गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो मोर क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं प्रोडक्ट्स की लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में, ठीक है। इसका मतलब जो प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज के वो गिरे हैं, डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिक्रीज होती है जब डिफ्लेशन आता है, ठीक है। नेशनल इनकम भी डिक्लाइन होती है, लोग खरीद ही नहीं रहे तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो क्या ही नेशनल इनकम होगी, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन यूज होता है करेंसी के मामले में।
दरअसल जब दो अलग अलग चीज़ों को आप आपस में तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो हम डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक सिचुएशन आती है जहां पर विदेशी मुद्रा के सापेक्ष आपकी जो घरेलू मुद्रा है वो कम होने लगे, और ऐसा अगर मार्केट की वजह से हो रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि अगर आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, सरकार या बैंक आपके एक्सचेंज रेट को कंट्रोल नहीं करते, मार्केट फोर्स पे आपने छोड़ रखा है, और तब आपकी मनी की वैल्यू गिरने लगे, आपकी करेंसी की, तो इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि जो आपका एसेट है वो लूज कर रहा है अपनी वैल्यू, है ना। अच्छा, दूसरा अर्थव्यवस्था की, घरेलू अर्थव्यवस्था में भी देखिए क्या है, इसको डेप्रिसिएशन को यूज करते हैं। तब होता है कि वियर एंड टीयर हो रहा है, ठीक है। वियर एंड टीयर क्या होता है कि भाई जो आप एसेट यूज कर रहे हो, मशीनों से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें तोड़ फोड़ हो रही है, ठीक है। कैपिटल कंजप्शन मतलब यहाँ पे हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन एक डोमेस्टिक मार्केट में भी यूज होता है और एक आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी यूज होता है। जनरली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए इसको यूज किया जाता है। डेप्रिसिएशन का उल्टा क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा। जब फ्लोटिंग मार्केट के अंदर आपकी करेंसी की वैल्यू विदेशी मुद्रा के सामने बढ़ने लगे तो क्या कहा जाता है, भाई आपकी करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन में मार्केट फोर्स की वजह से नहीं, सरकार खुद अपने आप नियंत्रित कर रही है। सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा को दूसरी मुद्रा के सापेक्ष कट कर देती है, ठीक है। माफ कीजिएगा, जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है उसको कट डाउन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। रिवैल्यूएशन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, जब सरकार ही अपनी एक्सचेंज रेट जो है करेंसी का उसको बढ़ा दे, कि भाई जैसे अगर मार्केट की बात करें तो 70 रुपीज $1 जनरली रहता है, लेकिन सरकार कहते हैं नहीं नहीं भाई हम तो आज से ये मानेंगे 50 रुपये $1, ठीक है। तो उन्होंने अपने पैसे की क्या है स्ट्रेंथ दे दी, रिवैल्यूएट कर दिया, तो इसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं, राइट। ये समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो एमएसएमई की डेफिनेशन है उसको बताया हुआ है। पुरानी डेफिनेशन देखिए 25 लाख 10 लाख होती थी माइक्रो के लिए, लेकिन अब ये देखिए कितनी कर दी है, तो 1 करोड़ 5 करोड़ कर दी है। तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, जस्ट आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि एमएसएमई की नई डेफिनेशन अब क्या हो गई है। 3 कैटेगरीज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, तीनों के लिए चेंज हुआ है, इसको देख लीजिएगा। एक ध्यान रखिएगा, पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को देखा जाता था, अब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में तो देखा ही जाता है, साथ में इन्वेस्टमेंट जो इसके अलावा टर्न ओवर कितना है, टर्न ओवर भी अब देखा जाने लगा है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं फूड सब्सिडी की, तो देखिए जो डिफरेंस आता है पर क्विंटल इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी पड़ रही है किसी चीज की, और सरकार बेसिकली आपको वो कितने में दे रही है, ठीक है। तो वो जो बीच में डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, वो फूड सब्सिडी कहलाता है। सेंट्रल इश्यू प्राइस भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। लगातार बदलता रहता है। यहाँ पे ग्राफ दिया गया, आप देख सकते हैं कि 2020-21 में कितना ज्यादा सब्सिडी बिल गवर्नमेंट का आया था, जो अगेन फिर से क्या है कम हो रहा है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एक ये आता है। तो बेसिकली देखिए इंडिया का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की अगर बात करें तो 27.1% था 19-20 में, हालांकि अब तो नया डाटा भी आ चुका है, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ द एज द पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब कितने टोटल बच्चे जो है शैक्षिक रूप से इनरोलमेंट अपना करवा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। देखिए GR 100 से भी ज्यादा हो सकता है। ये कैसे होगा कि 100 से भी ज्यादा बच्चे आपके यहाँ जा रहे हैं, दरअसल जब ओवर एज के बच्चे, अंडर एज के बच्चे जो लेट स्कूल में एंट्री लें बाद में, या फिर ग्रेड रिपीटिशन हो रहा है, तब GR आपका 100 से ऊपर भी हो सकता है। जस्ट मैंने इसलिए आपको बता दिया कि स्टेटमेंट के रूप में आ जाए कि GR मोर देन 100% हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, ठीक है। कुछ रीजन है उसके, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए रिपोर्ट के बारे में बताया हुआ है, बट ये डाटा थोड़ा पुराना हो गया है। नया डाटा जो है मिसलेनियस वाली वीडियो में सर ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको कवर करा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक ये आप कह सकते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके एम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है। लेबर फोर्स कंप्राइजेज द पर्सन, लेबर फोर्स में कौन कौन लोग, मैंने आपको बताया था
ये एक एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में से जो लोग या तो काम करते हैं या काम करने के इच्छुक है, उन सब को टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से वो जितने बैठ रहे हैं उसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं, राइट। ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको देख लेते हैं। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये देखिए लायनल रॉबिन्स ने लिखी थी। फिर डास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मायनार्ड कीनीज ने लिखी थी। हाउ टू पे फॉर द वॉर, जॉन मायनार्ड कीनीज ने लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने लिखी थी, वेरी फेमस बुक। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जो आपके पॉल सैमुअल्सन थे उन्होंने लिखी थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो अल्फ्रेड मार्शल्स थे इन्होंने लिखी थी। तो दिस इज ऑल, इतना ही था इकोनॉमिक कंपाइलेशन में। मेरी जितनी अपनी कैपेसिटी थी और जितना टाइम ने मुझे परमिट किया, मैंने चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है इकोनॉमिक्स आपके लिए मैं थोड़ी सरल बना पाई होंगी। अगर आगे कभी टाइम परमिट देता है और सर की तरफ से मुझे इस तरह का कुछ मिलता है प्रोजेक्ट, तो मैं कंप्लीट इकोनॉमिक आपको जो है पढ़ाने का ट्राई करूँगी, जिसमें हम एकदम शुरू से लेकर आखिर तक पूरी अर्थव्यवस्था को चैप्टर वाइज चैप्टर, सेक्टर वाइज सेक्टर पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स को एक ढंग से एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर इस तरह का वीडियो एग्जाम के बाद आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस हिसाब से हम देखेंगे फिर आगे क्या करना है। बाकी अभी के लिए 4 पार्ट टोटल अपलोड हुए हैं, ये 4th था, 3 पहले हो चुके हैं। इनको प्लीज़ सुन लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, चीज़ें आपको समझ आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक देकर ज़रूर जाइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह से जो है लगातार आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी वेरी मच और नमस्कार।